अच्छा, all online students, please let me know, am I audible and visible to you? चलें ना, लेट्स स्टार्ट। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा अपना पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाँ, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। असल में हमारी जो क्लास की कम्युनिकेशन थी वो आई गेस 7 बजे की थी, तो वो शायद मैसेजेस 7 बजे के, तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि हमने स्टार्ट करते फौरन। अच्छा, जो है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। अलॉन्ग विद दिस, मैं इस सब्जेक्ट को तकरीबन कोई मतलब जब से ये पैदा हुआ है सितंबर 2018 उस वक्त से लेके अब तक, तो हमारा मामला कुछ अच्छा चल ही रहा है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आगे भी जो है वो मामला बेहतर रहेगा। अच्छा, ऑनलाइन वाले हजरात अगर मुझे एक मरतबा बता दें आप लोग कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। मुझे एक मरतबा हेड्स अप दे दें। आर यू गाइस एबल टू सी मी एज वेल? आपको मैं नज़र भी आ रहा हूँ? ओके। अच्छा जनाब, तो एस बी एल के हवाले से सबसे पहले तो हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास एस बी एल के पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, क्या चीज़ें एस बी एल की मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंसिडर की जा सकती हैं। देखें, मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपके पास एस बी एल में व्हाट डू यू थिंक, क्या एरियाज है जो आपको एस बी एल में के बारे में आप लोगों ने सुने? अगर आप मुझे बता दो तो मुझे अच्छा, सबसे पहली चीज, आप में से कितने ऐसे हैं जिनका लास्ट एग्जाम, सेकंड लास्ट एग्जाम है? सेकंड है। अच्छा, आपका लास्ट है, आपका लास्ट है, आप आपका सेकंड है। तो एनी रीजन आपको इसको सेकंड लेने की वजह से, मतलब क्यों इसको सेकंड एग्जाम रखा आपने? खास रीजन नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने सेकंड पर दे दिया। अच्छा, और क्या सुना है एसबीएल के बारे में, या कोई ऐसी चीज जो मिथ्स आपने कभी दिमाग में रखी हो, कोई ऐसा चीज मुश्किल है? हाँ, कॉमन सेंस का इसमें इस्तेमाल है, ठीक है। ट्री सीन आ गया, ठीक है। और कोई चीज जो आपने एसबीएल के बारे में सुनी हो? निकल जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, एसबीएल कंपैरेटिवली जो ये बातें आपने सुनी है वो बिल्कुल सही है कि ये एक नॉर्मल सा एग्जाम, मैं हमेशा इस बात को अकाउंट फॉर करता हूँ कि दिस इज एन एग्जामिनेशन जिसके अंदर अगर आपका कॉमन सेंस का लेवल अच्छा है तो आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू इज कि एक ऐसे एग्जामिनेशन है जिसके अंदर मोर स्पेसिफिकली हमारे पास थ्योरी का एरिया ज्यादा है, और हर वो स्टूडेंट जिसकी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश बेहतर है ना, इस एग्जाम में उसके पास एक अपर एज है। अच्छा, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अगर आपकी इंग्लिश बुरी है तो इसमें आप बुरा परफॉर्म करेंगे, बट इसके अंदर जो मेन एरिया है वो है इंग्लिश का बेहतर हो। अच्छा, बाय इंग्लिश आई डू नॉट मीन ग्रामेटिक मिस्टेक से ग्रामेटिक एरर, वो तो डेफिनेटली डिस्क्रेडिट करेंगे अगर आप ग्रामेटिक मिस्टेक से एरर करते हैं। इंग्लिश में जो जो चीज मैं इंग्लिश को अकाउंट फॉर कर रहा हूँ वो होता है आपके प्रोफेशनल जार्गन्स। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके लेट्स सपोज इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं भी है, बट स्टिल उनके प्रोफेशनल जार्गन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे क्या, अगर हम आपकी क्लासेस फॉलो करें, मैं आपके सारे सवालात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके सारे सवालात का जवाब दे रहा हूँ बेटा, मुझे थोड़ा सा पहले अपनी बात करना था, फिर मैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर आना शुरू करूँ। अच्छा, इंग्लिश का जो स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक एरिया है उसमें क्या चीज सर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोफेशनल जार्गन्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल जार्गन्स? प्रोफेशनल जार्गन्स का मतलब होता है कि आपने ऑडिट के अंदर बहुत ही प्रोफेशनल वर्डिंग्स के अंदर अपने आंसर्स को लिखते थे, डबल ए हो या ट्रिपल ए, अगर आपने ट्रिपल ए दिया हुआ तो भी और डबल ए दिया हुआ तो।
प्रोफेशनल जार्गन से मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्केप्टिसिज्म का वर्ड यूज कर रहा हूँ तो आई शुड नो वेयर द स्केप्टिसिज्म इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं स्केप्टिसिज्म का वर्ड यूज करूँ और मैं बोलूँ कि स्केप्टिसिज्म का तो मुझे मतलब भी नहीं पता, बस मैंने अपनी तरफ से बोल दिया। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर कह रहा हूँ मैं, तो उसका मतलब मुझे पता होना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर कह रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मैं एनालिसिस स्किल्स शोकेस कर रहा हूँ तो आई शुड नो व्हाट एक्चुअली एनालिसिस स्किल्स मीन। देखिए सारी बात कहने का मकसद ये है कि दिस इज एन एग्जाम ऑफ कॉमन सेंस एंड लिंकेज बिटवीन द पेपर एंड द इंटायर डोमेन ऑफ द एग्जामिनेशन। आपका कॉमन सेंस कितना स्ट्रांग है, बिकॉज यू नो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। सो कॉमन सेंस का होना और पेपर को लिंक करने के तरीका को आइडेंटिफाई करना, ये दो ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपके एसबीएल के एग्जाम में यू आर गोइंग टू गेट अ क्रेडिट। ये दो ऐसे एरियाज है जिसमें आपका एसबीएल का एग्जाम आपको बेहतर रिजल्ट शो कर सकता है। तो इन दो एरियाज के ऊपर हमारा पहला फोकस होना चाहिए, नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपको पूरे पेपर को इस वक्त, देखिए आज की क्लास इज लाइक एन ओरिएंटेशन जिसके अंदर हम तमाम चीजें राइट फ्रॉम द स्क्रैच लेके चले। अब वो तमाम चीजें क्या है राइट फ्रॉम द स्क्रैच जो लेके हमने चलना है, वो कैसे चलेगा, आए मैं आपको ये आइडेंटिफाई करता हूँ एंड वी आर गोइंग टू सी कि वो एरियाज हमारे पास कैसे कवर होते हैं। देखें, so the SBL एग्जाम इनिशिएटेड विद अनदर एग्जामिनेशन जो कि ACCA ने इससे पहले रखा हुआ था, जिसका नाम था P1 एंड P3। ये दो एग्जामिनेशन इस आज से पहले हुआ करते थे। आज से पहले ना ये दो एरियाज में डिवाइडेड था, एक का नाम था P1 और दूसरे का नाम था P3। ACCA ने क्या किया है कि इस P1 का 25% पोर्शन उठाया और इस P3 का 75% पोर्शन उठाया और इसको कंबाइन करके एक एग्जामिनेशन बना दिया जिसका नाम इन्होंने रखा स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, एसबीएल। ठीक है, एसीसी ने क्या किया, कंबाइन किया इस एग्जाम को और एसबीएल के नाम से इस एग्जामिनेशन को मार्केट में शो कर दिया, एसबीएल के नाम से इस एग्जाम का को इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो एसबीएल इटसेल्फ इज एन एग्जामिनेशन जिसका जो पुराना एलिमेंट था वो दो पेपर की कॉम्बिनेशन था। अच्छा, अब मैं आपको इन दो पेपर के बारे में थोड़ा सा आइडेंटिफाई करता हूँ, थोड़ा सा नोटिफाई करता हूँ कि दो पेपर है क्या एक्चुअली। देखिए, ये जो P1 था ना, ये बेसिकली गवर्नेंस का एरिया है। दिस इज एक्चुअली गवर्नेंस एरिया। जो P1 का एग्जाम है ना, ये बेसिकली आपके गवर्नेंस के एरिया को आइडेंटिफाई करता है कि गवर्नेंस का एरिया कैसे ऑपरेट होता है। ये P1 का मेजर काम है, मेजर डोमेन का। ये जो P3 था ना, इसके अंदर लीडरशिप, रिस्क, ऑडिट और बहुत सारे और एरियाज आते हैं। यानी मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ अदर एरियाज। ठीक है, इन्होंने दो एग्जाम को उठाकर एक पेपर कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको इन रियलिटी बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है इस एग्जामिनेशन के बारे में, दिस इज एन एग्जाम दैट हैव एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर एक्सेसिवली ज्यादा नॉलेज मौजूद है। देखिए, आप एटीएक्स पढ़ेंगे आपको शायद इतना ज्यादा नहीं लगेगा, ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आपने एटीएक्स पढ़ा हुआ तो आपको लगेगा यार एटीएक्स का सिलेबस इतना नहीं, एसबीएल का सिलेबस ज्यादा है। बट एसबीएल का जो एक सबसे अच्छी बात है ना, कि अगर आपने सिलेबस कवर किया हुआ तो आपके पास बहुत ज्यादा फेयर चांस है कि आप इस एग्जाम को पास भी कर। इस एग्जामिनेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ना, वो है आपकी सिलेबस की कवरेज और आपके पेपर का कंप्लीशन। देखें, मैं इस एग्जाम को पिछले कोई अनगिनत अटेम्प्ट से पढ़ा, मतलब सितंबर 18 से आप लगा ले, लास्ट 5 अटेम्प्ट में हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर कंसेक्यूटिव नेशन वाइड टॉप्स, मतलब लास्ट 5 अटेम्प्ट में ऐसा कोई है ही नहीं जिसने पाकिस्तान के अलावा, हमारे स्टूडेंट के अलावा किसी ने पाकिस्तान से टॉप किया। तो कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे ना हम लोग जिसके जरिए बच्चा पास हो। आप सोचे, बट नो डाउट मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि मेरी ही सारी एफर्ट है, बिल्कुल बच्चे की भी एफर्ट होती है, लेकिन जाहिर है कुछ तो टीचर की भी एफर्ट होगी ना। 1% भी ले लेते तो मैं 1% का क्रेडिट ले लेता, 99% बच्चे को दे देता। तो 1% मेरे एफर्ट की वजह से 5% मिला के 5 अटेम्प्ट में हमारी 5 पोजिशन बनी। ठीक है,
फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस पेपर के अंदर है ना, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये एग्जामिनेशन कॉमन सेंस से ज्यादा इस बात को एक्नॉलेज करना कि आपकी मिस्टेक्स आपको आइडेंटिफाई। देखिए मेरे साथ पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन को ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ हम किस तरीके से चलेंगे, हमारा क्या मेजर एरिया होगा, हम किस तरीके से इसको अकाउंट फॉर करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करेंगे। पहली चीज हमारे पास ये है कि हम इस पेपर के बारे में समझना चाहते हैं। देखें सितंबर 2018 में जब ये एग्जामिनेशन दुनिया में आई थी ना, तो ये होता था 4 hours and 15 minutes का। अब मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से ना ये जो 4 hours और 15 मिनट का एग्जाम है, ये एक्चुअली 4 hours and 15 मिनट का एग्जामिनेशन नहीं था, टेस्ट ऑफ नर्व्स था। यानी मुझे भी आप 4 घंटे 15 मिनट कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एक इंतहाई मुश्किल एनवायरनमेंट में 1 लाख रुपए मेरी जेब से निकाल कर बैठा दो ना, 1,20,000 टू बी वेरी प्रिसाइज, 1,20,000 रुपए, ये 1,20,000 रुपए का 1,20,30,000 का मिलाकर एग्जाम है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आज पहली क्लास में ना मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखिए यू आर ट्रस्टिंग मी फॉर 120,000 रुपीज, बिकॉज अगर मैं आपको सही पढ़ाऊंगा तो यू आर गोइंग टू गेट अ 51, अगर मैं आपको गलत पढ़ाऊंगा तो यू आर गोइंग टू लूज 1,20,000, 49 मेरे की कॉन्सेप्ट नहीं, यू आर गोइंग टू लूज 1,20,000। सो वी आर नॉट गोइंग टू लूज 1,40,000, वी आर गोइंग टू ऑफ फॉर स्ट्रैटेजी जिसके अंदर हमारे पास 51% एटलीस्ट मार्क्स आ जाए। ठीक है जी। सो 4 घंटे 15 मिनट का जब ये एग्जाम होता था, ये एग्जाम हॉल में बैठ के आपको 15 पेजेस पढ़ने पड़ते थे, एटलीस्ट 15 पेजेस आपको पढ़ना पड़ता था, उसमें से रिटेंशन करनी होती थी, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी होती थी, और 100 मार्क्स के एग्जाम को करना होता था। एसीसीए से एक्सप्लिसिटली हमारी भी जब कम्युनिकेशन होती थी तो हम एसीसी को कहते थे कि देखें ये एग्जामिनेशन नॉलेज से ज्यादा पेशेंस का एग्जाम बन गया। भाई खुद सोचो ना यार, देखिए 3 घंटे में भी आखिरी का सवाल मुझे भी पता है और आपको भी पता है कितना बुरा होता है। वो जो आखिरी में हम टाइप कर रहे होते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन वो 3 घंटे का एग्जाम में जो आखिरी का सवाल होता है वो कितना गंदा लिखते हो आप। ऐसा ही होता है ना, यानी वो आखिरी का 7-8 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आप बिल्कुल ही आप प्रेशर में आ चुके होते हो। एक तो आप प्रेशर में भी आ चुके हो, दूसरा आप परेशान हो रहे होते हो कि अब मैं इस आखिरी के 15 मिनट के अंदर जो है ना मैं कैसे रिजॉल्व करूँ। मैं आपको सब बता रहा हूँ, ऐसे 2 मिनट रुके, 2 मिनट रुके, मैं आपको सब बताऊंगा। तो इस एग्जाम के अंदर हम अक्सर, मैं बच्चों को कहता था कि यार आपने पेपर से पहले ना रिवीजन से ज्यादा नींद पूरी करनी है, क्योंकि 4 घंटे के अंदर नींद आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, 4 घंटे के अंदर स्ट्रेस आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। देखिए इस पूरे एग्जामिनेशन में अगर आप मुझसे पूछे कोई एक वर्ड ऐसा बता दे जिससे ये एग्जाम पास होने के चांसेस 110% इंक्रीज हो जाए सर, तो मैं आपको एक ही वर्ड बोलूंगा, एंड दैट इज बस। यकीन माने मेरे कोई 12-13 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त। The only basic thing that is going to give you an upper edge in this exam is paper completion. सिर्फ और सिर्फ पेपर कंप्लीशन। जाहिर है विद राइट डायरेक्शन, उल्टी सीधी बातें लिख के तो नहीं, लेकिन विद राइट डायरेक्शन अगर आपने पेपर कंप्लीट कर लिया ना, ट्रस्ट मी ओवर द फैक्ट कि आप इस पेपर के अंदर अपने पास होने के चांसेस बहुत इंक्रीज करते हैं। और यकीन माने पेपर कंप्लीशन विदाउट पेपर प्रैक्टिस इस एग्जाम में हो ही नहीं सकती। सर इस एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 12 to 15 पास पेपर्स आपको एग्जाम में जाने से पहले करने हैं, एटलीस्ट 12 to 15 पास। बिकॉज अगर आप ये नहीं कर, अच्छा करने का मतलब सिर्फ करना नहीं है, मैं आपको अभी 2-3 चीजें क्लैरिफाई करूंगा कि करना करना किस तरह है और कैसे होता है, बट 12 to 15 पास पेपर्स हमने एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले क्लासरूम एनवायरनमेंट में मेरे साथ बैठ के इसको कंप्लीट कर। अच्छा, अब जो ये सितंबर 2018 के बाद इसका जो नया फॉर्मेट आया है ना, मैं नया तो नहीं कहूंगा, अब तो वो फॉर्मेट भी पुराना हो गया, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली दैट इज सितंबर 2021 ऑनवर्ड्स, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अब ये एग्जाम 3 hours and 15 minutes का हो चुका है। अब ये एग्जाम 4 hours and 15 minutes का नहीं रहा, लेकिन
अब इस एग्जामिनेशन में एक डिफरेंस आ चुका है। वो डिफरेंस क्या है? देखिए, पहले पूरा का पूरा एग्जाम ना आपको मिलता था ऑन द एग्जाम डे। यू यूज टू गेट द इंटायर एग्जाम ऑन द एग्जाम डे, बस आपको पूरा का पूरा एग्जाम एग्जाम डे पे मिल जाता। अब यहाँ पे ना एग्जाम के हो गए दो हिस्से, नंबर 1 एंड नंबर 2। जो फर्स्ट हिस्सा ऑफ दिस एग्जाम है ना, वो बेसिकली एक प्री सीन मटेरियल है। अच्छा, ये प्री सीन मटेरियल क्या होता है? आए पहले इस प्री सीन मटेरियल को देखते हैं, बिकॉज जब तक मैं वो चीज खुद से नहीं देखूंगा तो मुझे भी बात समझ नहीं आएगी। यानी मैं जब तक वो एरिया आइडेंटिफाई नहीं कर लेता तो मैं भी सर उस चीज को शायद समझ ना सकूं। तो मैं तुम्हें पास पेपर का ना डायरेक्ट एक प्री सीन दिखा रहा हूँ। याद रखना, ये जो प्री सीन है ये 15 डेज बिफोर एग्जाम तुम्हारे पास आ जाए। 15 दिन बिफोर योर एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू गेट दिस प्री सीन। अब इस प्री सीन में ये एसीसी की तरफ से होता है। ये देखिए, सितंबर 2023 का प्री सीन है जो आपके पास इस वक्त मौजूद है। आप को ये सितंबर 2023 का प्री सीन दिया जाएगा। इस प्री सीन के अंदर आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, एक इंट्रो पैराग्राफ दिया जाएगा, एक इंट्रो पैराग्राफ दिया जाएगा जिसके अंदर आपसे कहा जाएगा कि भाई मैं जिस कंपनी के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो कंपनी क्या है। फिर देखो, ये एक एयरलाइन इंडस्ट्री है जिसकी इंफॉर्मेशन इसने आपको प्री सीन में पहले ही बता दी। ये एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में इसका ओवरव्यू दिया जाएगा। पैसेंजर जिनको हम डील करते हैं, एयरलाइन की सर्विसेज क्या है हमारी, हम लोग कैसे लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्लाइट मैनेजमेंट एक्टिविटीज क्या होती हैं, हमारे इंडस्ट्री के चैलेंजेस, हमारी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, हमारी इंडस्ट्री की बॉडीज, ये सारी इंफॉर्मेशन बता। देखिए, मैं अभी इसको देख नहीं सकता, आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज वेरी अर्ली ओवर हेयर टू डिस्कस एनीथिंग इन रिगार्ड विद दिस इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। बट सबसे पहले आपको बेटा एक इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। जब आपको इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो दूसरे नंबर पे आपको एक और इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो कि होगी कंपनी की इंफॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे कॉर्जेट के नाम से कंपनी है। कंपनी की इंफॉर्मेशन में कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, कुछ कंपनी की ग्रोथ के बारे में बताया जाएगा, कुछ कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, कुछ कंपनी की इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कुछ कंपनी के बोर्ड के बारे में, कुछ कंपनी के रिस्क के बारे में, कुछ कंपनी के कंट्रोल फेलियर्स के बारे में, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयां आपको बताई जाएगी। इस पूरे प्री सीन में कहीं आपके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस पूरे प्री सीन में कहीं आपके पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं होगी जिससे आप इस प्री सीन से सवाल ढूंढ सकते हो। ये प्री सीन इज जस्ट टू फेमिलराइज यू एज टू व्हाट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट इन योर एग्जामिनेशन। ये एग्जैक्ट प्री सीन आपके एग्जाम में भी लेफ्ट साइड पे मौजूद होगा। लेकिन जिस बच्चे ने 3 घंटे 15 मिनट में इस प्री सीन को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया वो पक्का फेलियर होगा। बिल्कुल, टाइम इसीलिए उन्होंने 1 घंटा इसको रिड्यूस कर दिया कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले एग्जाम में पढ़नी होती थी वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। 15 days before your examination you are going to get this pre-scene material, and this pre-scene material is just for you to get an insight as to what the company or industry is going to talk about। ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको आपके एसीसी के पोर्टल पे 15 दिन पहले, आपके एसबीएल के एग्जाम बुक होने के फौरन 15 दिन पहले आपको, मतलब एग्जाम होने के 15 दिन पहले आपको मिल जाएगी। अच्छा, नाउ द फैक्ट इज कि इस प्री सीन का हम क्या काम करेंगे ये देखिए। इस प्री सीन का हम बनाते हैं डी कोड। मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाता हूँ, पूरा सिलेबस हम पढ़ते हैं, पास पेपर सॉल्व करते रहते कंटिन्यूएशन में रहता है मामला। अचानक से प्री सीन आता है, प्री सीन को पहले हम पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट, एक एक बात, एक एक चीज कनेक्ट करेंगे सिलेबस से। फिर उसके बाद सिलेबस के जितने मॉडल्स हैं, अभी मैं बताऊंगा मॉडल्स क्या होते हैं, सिलेबस के जितने मॉडल्स हैं वो इस प्री सीन से हम कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये प्री सीन था 8 से 10 पेजेस का। अगर आपको मैं इसके पेजेस गिनवाऊं तो आपके पास ये तकरीबन 40 to 45 पेजेस का ये इसका एनालिसिस है, जिसके अंदर पूरा का पूरा मॉडल प्री सीन का कनेक्ट हुआ है। ये एक एक चीज, जो चीज हमने कंपनी की प्री सीन की पढ़ी है, जो चीज हमने इस वक्त जो है वो यहाँ पे प्री सीन के हवाले से देखी है ना,
वो प्री सीन के मॉडल से करेंगे, यानी हम एक प्रिडिक्शन करेंगे। मिसाल देता हूँ मैं तुम्हें, मैंने प्री सीन तुम्हें पढ़ाया, उस प्री सीन में कॉर्जेट के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इस कॉर्जेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उस पर सॉर्ट मॉडल कैसे लगेगा, उस पर पेस्टल मॉडल कैसे लगेगा, उस पर पॉटर वैल्यू चेन मॉडल कैसे लगेगा, उस पर पॉटर 5 फोर्स मॉडल कैसे लगेगा, उसके रिस्क मॉडल्स क्या हैं, उसका हीट मैप मॉडल क्या है, उसके मेंडलो मैट्रिक्स मॉडल क्या है, उसके अंदर स्टेक होल्डर की कनेक्टिविटी कैसे होगी। हर वो चीज जो सिलेबस के एरिया में तुमने पढ़ी होगी पूरे सेशन में, उस चीज को हम उससे कनेक्ट करें। और फिर उसके बाद क्या होगा, उस प्री सीन से रिलेटेड आपके पास जब 15 दिन पहले प्री सीन आएगा, तो 15 दिन बाद क्या होगा सर, 15 दिन बाद ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम, ऑन योर एग्जाम डे, आपको दो चीजें मिलेगी। पहली चीज आपको मिलेगी रिक्वायरमेंट, आपको मिलेंगी सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स, और दूसरी चीज आपको मिलेंगे एग्जिबिट्स। अब ये एग्जिबिट्स क्या होता है, रिक्वायरमेंट तो सबको पता है, बचपन से हर पेपर में एक रिक्वायरमेंट तो होती है, बट व्हाट इज एक्चुअली एग्जिबिट्स। देखो इस प्री सीन की इंफॉर्मेशन जो आपको दे दी ना, अब वो इंफॉर्मेशन दोबारा से रिपीट तो नहीं करेगा एग्जाम। हाँ, अब वो आपको कुछ एग्जामिनेशन में ऐसी बातें बताएगा, वो बोलेगा बोर्ड की एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर मौजूद था, फाइनेंस डायरेक्टर मौजूद था, मार्केटिंग डायरेक्टर मौजूद था, इन तीनों ने एक इशू को डिस्कस किया। वो इशू ये है कि हमारी कंपनी की जो मार्केट सेल्स है वो गिर रही है, और हमारी कंपनी का ओवरऑल डोमेन अच्छा नहीं रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी इस कंपनी को और बेहतर बनाएं। आपसे कहा जाएगा कि मैं इस एग्जिबिट में आपको बता रहा हूँ कि यार मार्केटिंग डायरेक्टर ने बेहतर बनाने का तरीका बताया है कि ऐसे ऐसे कर ले, लेकिन सेल्स डायरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं लग रहा ये चीज सही है। तो सेल्स डायरेक्टर ने भी अपना कोई तरीका बताया, तो फाइनेंस डायरेक्टर ने भी बताया, तो सीईओ साहब ने बोला कि यार देखते हैं इस मीटिंग को, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग दे देगा। फिर आपसे कहेगा कि आपको किसी बंदे को, हमने किसी सप्लायर को ईमेल लिखी है, जो सप्लायर हमें पेमेंट नहीं कर रहा टाइम पे, तो वो ईमेल का आपको स्क्रीनशॉट दे देगा। फिर ये आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक एग्जिबिट दे देगा। 3 से 4 एग्जिबिट डिफरेंट डिफरेंट चीजों के आपको दिए जाएंगे। ये आपके एग्जिबिट्स होते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैं रिक्वायरमेंट पूरी बना के दिखाऊंगा आपको, क्लैरिटी। अच्छा, अब इस पूरे एग्जाम में आपका क्या किरदार होता है, आप क्या करोगे। देखें, इस पूरे एग्जाम में ना हमने 4 सवाल पूछने हैं अपने आप से जब हम एग्जाम को शुरू करेंगे। 4 क्वेश्चंस। नंबर 1, हु वी आर। सबसे पहले सवाल है, देखो इस एग्जामिनेशन में 80% ऑफ द टाइम आपका एक ही रोल होता है। आपको कहा जाता है या तो आप, यानी एक रोल होने का मतलब है तीन रिक्वायरमेंट्स होंगी, तीनों रिक्वायरमेंट में आपका एक ही किरदार होगा। मिसाल के तौर पे वो कहेगा यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, या आपसे कहेगा यू आर अ प्रेस एजेंट, जो अखबार वगैरह के एजेंट होते हैं, आप अखबार के एजेंट, या आपसे कहेगा यू आर एन इंटरनल कंसल्टेंट, या आपसे कहेगा यू आर द मेंबर ऑफ द बोर्ड। ऐसी बात है आपसे कहेगा। अच्छा, जब वो आपसे ये कहेगा कि आप मेंबर ऑफ द बोर्ड है, आप इंटरनल कंसल्टेंट है, आप प्रेस एजेंट है, आप एक्सटर्नल कंसल्टेंट, कोई भी एक आपको सिनेरियो दे दिया जाएगा कि आपका यहाँ पे ये किरदार है, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि 3 सवालात में आपको 3 अलग अलग किरदार दे दें। यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, यू आर अ प्रेस एजेंट, यू आर द इंटरनल कंसल्टेंट, यू आर द मेंबर ऑफ द बोर्ड, कुछ भी ऐसा मामला आपको दिया जा सकता है। सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना होगा, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा हु यू आर। फिर नंबर 2, whom you are reporting to। आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट मतलब मिसाल के तौर पे
You are an external consultant. You are writing a report to the CEO of the company, identifying what control weaknesses have you identified in the company's control failure. What control weaknesses have you identified in the company's control failure? You are an external consultant. You are writing an email to the finance director, identifying the financial related issues. You are an external consultant. You are writing to the board members, identifying if they should invest in the proposal or not. You are an external consultant. You are doing this. You are an external consultant. You are doing that. तो आपका किरदार एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट का होता है और आपसे कहा जाता है कि आप एक्सटर्नल कंसल्टेंट हैं, आप किसको लिख रहे हैं? आप सीईओ को लिख रहे हैं, आप सीएफओ को लिख रहे हैं, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिख रहे हैं, आप मार्केटिंग हेड को लिख रहे हैं, आप किसी न किसी बंदे को लिख रहे होंगे और वो जो लिख रहे होंगे वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा हर रिक्वायरमेंट में। क्लियर होती है बात यहाँ तक? तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लिखने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ स्केलेटन्स प्रोवाइड किए जाए। वो स्ट्रक्चर क्या होता है? What format is tested? अच्छा, जब आपसे बोला जाएगा ना कि आपने किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखना है, आपने फाइनेंस डायरेक्टर को लिखना है, आपने मार्केटिंग डायरेक्टर को लिखना है, आपने सेल्स डायरेक्टर को लिखना है, आपने सेल्स हेड को लिखना है, आपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को लिखना है, आपने गवर्नमेंट को लिखना है, जिसको भी लिखना है, तो लिखने के लिए आपके पास कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। आपसे कहा जाएगा राइट एन ईमेल। मिसाल के तौर पे यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, यू आर राइटिंग एन ईमेल assessing the proposal to invest in company PQR to the CEO of the company. You are writing a report, making a report, या आपसे कहा जाएगा आप रिपोर्ट बनाओ, या आपसे कहा जाएगा आप मेमो बनाओ, या आपसे कहा जाएगा एग्जाम में आप प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाओ, या आपसे कहा जाएगा कि आप एग्जाम के अंदर प्रेस रिलीज बनाओ, या आपसे कहा जाएगा आप प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट बनाओ। आपको कुछ फॉर्मेट्स एग्जाम से पहले ये चीजें, इनके इनके जो स्केलेटन्स हैं, इनको लिखने के जो तरीके हैं वो याद कर रहे हैं। यू हैव टू लर्न देम, बिकॉज देखें मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जामिनर ने अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ये बात बार बार कही है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डू अ ब्लंडर इन द एग्जामिनेशन एंड दैट इज दैट दे फॉरगेट द फॉर्मेट्स। आप सोचो 1.5 लाख का पेपर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो और एक बच्चा मुझे पेपर से निकल के कहता है सर मुझे रिपोर्ट का फॉर्मेट ही भूल गया था एग्जाम में। चमाट मारने का दिल करता है। एक बच्चा मुझे पेपर से निकल के कहता है सर मुझे ईमेल लिखने के लिए सर टू इधर लिखूं कि इधर लिखूं, मैं भूल गया था एग्जाम में, तो तुम्हारे मुंह पे लिखा था। तो सोचो 1.5 लाख में आप सोचो मैं शायद थ्योरी भूल जाऊं, मैं शायद पेपर को जो कॉन्सेप्ट भूलूं, मैं पेपर में एक रट्टी रटाई चीज है जिसको फॉर्मेट को मैं अगली क्लास में आपके हाथ में पहली क्लास में दूंगा कि भाई ये फॉर्मेट आपने याद से याद करना शुरू कर दो। ये फॉर्मेट के मार्क्स एग्जाम में रखे हुए। इफ यू आर गोइंग टू राइट अ रॉन्ग फॉर्मेट यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। जिस दिन तुमने फॉर्मेट के मार्क्स लूज किए, ये ब्लंडर है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर है। आप यूं समझ ले कि आपने अपने एग्जाम का 10% हिस्सा माइनस कर दिया, आपने 90 को अटेम्प्ट करके आया। और ये आइसोलेशन में नहीं होता, जाहिर है जब आपने फॉर्मेट गलत लिखा तो वो बाकी पेपर को भी चेक करते वक्त भी इसको आपको डिस्क्रेडिट ही कर रहा होगा। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? मैं एक्सटर्नल कंसल्टेंट हूं, मेरा एक रोल होगा, मैं किसको लिख रहा हूं, whom am I reporting to, फॉर्मेट क्या टेस्ट हुआ है, and last but not the least fourth question is which professional skill is tested। अब ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात अगले 10 से 15 मिनट में आपको समझ आएगी। देखें इस एग्जाम को ना, अगर आप मुझसे पूछे कि सर एसबीएल का डिवीजन क्या है, तो बेटा ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है एक्चुअली।
ये एग्जामिनेशन 80% एंड 20% में एक्चुअली डिवाइडेड है। इसके जो 80% एरिया है ना, वो बेसिकली आपके पास टेक्निकल पार्ट है। और इसका जो 20% एरिया है ना, दैट इज प्रोफेशनल मार्क्स। अच्छा, जो टेक्निकल पार्ट है ना, वो तो सारा थ्योरी है, जो कि इंशाल्लाह हम साथ साथ करते रहेंगे। उसमें आपके पास स्ट्रैटेजी आता है, उसमें आपके पास लीडरशिप आता है, उसमें आपके पास रिस्क आता है, ऑडिट आता है, कंट्रोल्स आते हैं। आपको इसमें कुछ ऑडिट का टच, काफी डबल ए का टच नजर आएगा। मतलब समझो, आप यूं समझ लो कि 20% आपको डबल ए का टच यहाँ पे नजर आएगा। इसके अलावा आपके पास रिपोर्टिंग आती है थोड़ी बहुत, जो आपके रेशियो एनालिसिस वगैरह है, वो भी इसके अंदर टेस्ट होते हैं। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है, एथिक्स आता है, सक्सेस आता है, एंड सो ऑन एंड सो। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। यहाँ पे जब आप इन टॉपिक्स को देखोगे तो 80% पे, यानी पूरे कोर्स में से आप यूं समझ लो 70% ऑफ द टाइम हम इस एरिया को कवर करने में लगाएंगे, जो कि इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। आप मुझे बोले सर मुझे तो शॉर्ट मॉडल आता है, मैं आपको बोलूंगा बेटा आपको शॉर्ट मॉडल थ्योरेटिकल आता है। जिस तरह से हमने पढ़ना है वो बेसिकली कनेक्टिविटी के तरीका होगा। यानी मिसाल के तौर पर तबानीस पे शॉर्ट मॉडल लगाओ, तबानीस पे पेस्टल मॉडल लगाओ, दिस इज गोइंग टू बी अ टोटल डिफरेंट एरिया ऑफ कनेक्टिविटी। मैं मिसाल के तौर पे, अगर आप शॉर्ट पढ़ते हैं, आप बोलते हैं सर स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, अपॉर्चुनिटीज होता है, थ्रेट होता है। मॉडल ये है ही नहीं, ये तो टूल्स है। मॉडल तो टोज मॉडल है इसका। इसकी एप्लीकेबिलिटी जो मॉडल है ना, वो एक्चुअली टोज है, वो शॉर्ट नहीं है। तो कुछ रिफाइनमेंट्स के साथ ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे इस वक्त टेक्निकल पार्ट की टेंशन नहीं है। टेक्निकल पार्ट मुझे पता है कि हम लोग साथ साथ कवर करेंगे। मेरा जो इस वक्त मेजर कंसर्न या मेजर मेरी टेंशन है ना, वो है इसके प्रोफेशनल मार्क्स। बेटा इसके जो प्रोफेशनल मार्क्स है ना, वो आपके अब तमाम पेपर्स में इनकॉर्पोरेटेड है, बट ये पहला एग्जाम था जिसके अंदर ये प्रोफेशनल मार्क्स इंक्लूड किए गए थे। इससे पहले किसी और एग्जाम में ये प्रोफेशनल मार्क्स, 5 प्रोफेशनल मार्क्स नहीं थे। ये वो पहला एग्जाम है जिसमें कंपलसरी 5 प्रोफेशनल मार्क्स, 5 प्रोफेशनल स्किल्स को ऐड किया गया है, एंड दीज बेसिकली मेक अप 20 मार्क्स। अच्छा, जब ये 4 घंटे 15 मिनट का था, तो इसमें से कोई से भी प्रोफेशनल स्किल एक या दो मरतबा भी एक ही एग्जाम में टेस्ट हो जाते थे। तो अब इसमें मसला पता क्या होता था? मिसाल के तौर पे एक स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। अब बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता और एग्जाम में वो 2 मरतबा टेस्ट हो गया, तो बच्चा फेल। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो प्रोफेशनल मार्क्स है ना, वो इक्वल टेस्ट हो। इक्वल टेस्ट होने का मतलब है कि हर प्रोफेशनल स्किल कितने मार्क का टेस्ट होगा? 4 मार्क का। और कितने प्रोफेशनल मार्क्स है? 5, तो 5 4 20। तो हर स्किल 4 मार्क का टेस्ट होगा लाजमी। और एक बार एक स्किल टेस्ट हो गया एक क्वेश्चन में, तो दूसरे क्वेश्चन में वो दोबारा से टेस्ट नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन में उसके दोबारा से टेस्ट होने के चांसेस 0%। तो इसका मतलब है हमारे सर प्रोफेशनल मार्क्स हैं क्या क्या? सबसे पहले आता है आपके पास एनालिसिस स्किल्स। क्या होता है एनालिसिस? कोई आप में से बता सकते हैं? व्हाट इज एक्चुअली एनालिसिस? सिनेरियो को एनालाइज करना और अपनी जबान में उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। फॉर एग्जांपल, वो मुझे कह रहा है कि कंपनी के पिछले 3 साल के लॉस दिखा रहे हैं, और दिखा रहे कंपनी की फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है, और कंपनी की सेल्स गिरती हुई नजर आ रही है। अब मैं इस पूरी सिचुएशन को पता है क्या कहूंगा? It seems to be a deteriorating situation for the company, because we can see that the financial statement of the company shows a very negative result in terms of profitability. However, the profitability is declining, and now the company is going into a loss-making company. This loss-making company can be easily identified with the factors that the finance cost of the company is increasingly increased. The finance cost of the company has substantially increased.
This increment in the finance cost is not only deteriorating the overall results of the company, but in order to inculcate into the losses of the company, the sales is also doing their entire job of bringing down the company and also evaluating on the going concern assumption of the company. तो आपने पता है क्या किया? आपने जो सिचुएशन उसने नंबर्स में बताई थी, आपने उसको अपने लफ्जों में एनालाइज किया. दिस इज व्हाट एनालिसिस है. ये 4 मार्क्स से ज्यादा टेस्ट नहीं होगा. 4 मार्क्स का एग्जाम है, 4 मार्क्स का ये टेस्ट होने के चांसेस के. सेकेंडली आपके पास आएगा इवैल्यूएशन. बेटा पेपर में आपसे कहेगा अप्लाई इवैल्यूएशन स्किल्स. जब तुम इवैल्यूएशन स्किल अप्लाई करोगे तो वो नॉर्मली तुम्हें 2 सिचुएशन दे रहा होगा और वो तुमसे कहेगा कि आप इन 2 सिचुएशन को एनालाइज करें. इसमें से मिसाल के तौर पे 2 प्रोजेक्ट्स है, एक है प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी. कह रहा है the CEO of the company have provided you project A and project B financial statement in exhibit number 2. You are an external consultant. He is identifying that there are limited resources available and the CEO can invest only in one single project. Evaluate which project should be invested and also justify your answer by making a report. अब आप रिपोर्ट ला रहोगे, आप बोलोगे प्रोजेक्ट ए का एनपीवी निकाला, प्रोजेक्ट ए का पेबैक पीरियड निकाला, प्रोजेक्ट ए का एआरआर निकाला, प्रोजेक्ट ए के रेशियोज निकाले, प्रोजेक्ट बी का एनपीवी निकाला, प्रोजेक्ट बी का एआरआर निकाला, प्रोजेक्ट बी का एनपीवी निकाला, आईआरआर निकाला, रेशियोज निकाले. लाइक टू लाइक कंपैरिजन करोगे और कंक्लूजन में बताओगे प्रोजेक्ट ए में फाइनेंशियल बेनिफिट्स, प्रोजेक्ट ए के नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, प्रोजेक्ट ए के नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड प्रोजेक्ट बी के नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट, दोनों के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स तराजू के अंदर रखोगे और आइडेंटिफाई करोगे किसके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट किस दूसरे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट के मुकाबले में अच्छे हैं या बुरे. और कंक्लूजन में कहोगे कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट ए and the non-financial benefit of project A seems to be more prominent as compared to the financial and non-financial benefit of project B, I would request to invest in project A. बात समझ आ रही है? इस तरीके से आप अपने इवैल्यूएशन स्किल्स को देखोगे. फिर सर इवैल्यूएशन स्किल के बाद इसके अंदर एक बड़ा बेसिक सा स्किल टेस्ट होता है, and that is सर कम्युनिकेशन स्किल. देखें, इसको मैं हमेशा कहता हूं वेयरिंग दी हैट स्ट्रैटेजी. यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, यू आर राइटिंग टू द सीईओ ऑफ द कंपनी. बेटा जब तुम सीईओ ऑफ द कंपनी को लिखोगे ना तो पहले बटरिंग एलिमेंट से स्टार्ट करोगे. अब आपने लिखना है कि कंपनी का इस वक्त दिवालिया निकल रहा है, तो आप ये नहीं लिखोगे भाईजान कंपनी को बंद करो और गेट आउट ऑफ द कंपनी, गेट आउट ऑफ द बिजनेस, यू आर द मोस्ट लेट्स सपोज पैथेटिक सीईओ ऑफ द कंपनी. ऐसा नहीं लिख सकते. आप जब सीईओ को लिखेंगे तो आप उसको सारी बातें फाइनेंशियल बताएंगे तो उसको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, उसको समझ ही नहीं आएगी. भाई खुद सोचे ना, सीईओ तो एक एमबीए क्वालिफाइड आदमी है. अब मैं एक एमबीए क्वालिफाइड आदमी को बोल रहा हूँ कि यार कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो स्ट्रांग नहीं है, कंपनी का पीई रेशियो तो बिल्कुल खतरनाक है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर तो मर गया, कंपनी का एबिटा तो खत्म हो गया. तो वो कहेगा यार ये 4 बातें जो आपने बोली है खत्म तो सब हो गया, लेकिन मुझे ये बताओ ये बोला क्या. तो व्हेन यू आर राइटिंग टू द सीईओ ऑफ द कंपनी, योर टोन शुड बी डिफरेंट. Your tone should be more towards explanatory points of financial and non-financial. मैं अगर कंपनी की सेल डिटोरिएशन बता भी रहा हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी के अंदर OAR जो बढ़ता जा रहा है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आइडेंटिफाई भी कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि सर कंपनी का OAR बहुत बढ़ रहा है. मैं बोलूंगा कि OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है और उसको निकालने का तरीका ये और इस वजह से कंपनी का मसला. मैं कह रहा हूं कंपनी की मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो मैं कंपनी की मार्केटिंग कॉस्ट को जब डिफाइन करूंगा तो 5P से बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि सीईओ कंपनी की मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से एक रिलेशनल डेटा मैंने निकाला है जिसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें कह रहा है कि नेगेटिव रिजल्ट है. लेकिन यही बात है जब मैं सीएफओ को बताऊंगा ना तो मैं उसे बहुत ही प्रोमिनेंट नंबर्स के साथ बताऊंगा. यही बात है जब मैं शेयर होल्डर्स को बताऊंगा ना तो मैं उसे फ्यूचर फोरकास्टिंग के साथ बताऊंगा. यही बात है जब मैं दूसरे किसी डायरेक्टर को बताऊंगा ना तो मैं उसकी टोन को देखते हुए बताऊंगा. तो दिस मींस यू आर गोइंग टू वेयर अ हैट. लेट्स सपोज इफ यू आर टॉकिंग टू द सीएफओ ऑफ द कंपनी, योर आंसर शुड बी मोर फिगर ओरिएंटेड. यू आर टॉकिंग टू द सीईओ ऑफ द कंपनी, योर आंसर शुड बी अ बैलेंस आंसर इवन इफ यू आर गिविंग फिगर, बिकॉज़ विदाउट फिगर तो हमारे आंसर्स हो ही नहीं सकते ना. So even if you are giving your figures in your answers, even if you are giving
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन योर आंसर, यू हैव टू जस्टिफाई कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक लेमैन को समझ में आ जाए। ये आपके कम्युनिकेशन स्किल होगा। सर कम्युनिकेशन स्किल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्किल टेस्ट होने जाएगा वो होता है आपका स्केप्टिसिज्म स्किल। एक मिनट अजान हो जाए। यार 5-7 मिनट में मैं देता हूँ ना। सिर्फ ये 2 स्किल कर ले फिर मैं। अच्छा यार स्केप्टिसिज्म स्किल्स क्या होता है, सुनिएगा बात। स्केप्टिसिज्म स्किल्स का मतलब होता है कि प्रोफेशनल शक। देखिए जब मैं अपनी ऑडिट की फील्ड में था ना, तो मैं यानी जब ऑडिट फर्म में थे, तो उस वक्त मैं ये बात मेरे मैनेजर कहते थे कि नाइदर टू कंसिडर अ पर्सन टू बी गुड नॉट टू कंसिडर अ पर्सन टू बी बैड। यानी नाइदर टू कंसिडर अ पर्सन टू बी अ कंपनी टू बी गुड एंड नॉट टू कंसिडर अ कंपनी टू बी बैड। मुझे याद है मैं एक ऑडिट पे था, और उस ऑडिट के अंदर हमें जब भेजा गया एज अ टीम, तो मैंने देखा यार हम जैसे ही ऑडिट करने गए तो एक सेठिया कंपनी थी। तो उसके सीईओ साहब ना, जैसे ही अजान हुई नमाज का टाइम हुआ ना, तो उन्होंने मतलब एक तो टखनों से ऊपर उनकी शलवार टोपी बिल्कुल सफेद दाढ़ी। तो मैंने उनको कहा सर हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो हमें ये तो उन्होंने कहा बिलाल साहब पहले नमाज पढ़ते फिर बात करते। मैंने कहा, यार मैंने अपने मैनेजर को कॉल की और मैंने कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता कि यार ये कोई फ्रॉड करे, तो हाजी साहब है। उसने बोला बिलाल साहब नाइदर टू कंसिडर अ पर्सन टू बी गुड नॉट टू कंसिडर अ पर्सन टू बी बैड। नाइदर टू कंसिडर अ पर्सन टू बी गुड नॉट टू कंसिडर अ पर्सन टू बी बैड। अच्छा भाई। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आया, टॉन जीन्स, कान में बालियां और जबरदस्त किस्म की फॉर्च्यूनर से उतरा। और मैंने मैनेजर को फोन किया, गारंटी यही चोरियां होती हैं भाई। उसने बोला नाइदर टू कंसिडर पर्सन टू बी गुड नॉट टू कंसिडर पर्सन टू बी बैड। देखिए देखिए स्केप्टिसिज्म स्किल, अब ये तो खैर एक मजाक की बात होगी, बट पेपर में कैसे टेस्ट होगा? सर देखिए पेपर में टेस्ट होने का चांस इसका बड़ा सिंपल सा। मिसाल के तौर पे वो आपसे ये कहेगा कि सीईओ ने कुछ अजम्पशंस ली हुई है किसी प्रोजेक्ट के बारे में, और सीईओ की अजम्पशन इतनी ऑप्टिमिस्टिक है कि आपको ये रियल फिगर से कनेक्ट होती नजर नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे सीईओ अज्यूम कर रहा है कि हम लोग 10% हर साल मार्केट शेयर इंक्रीज करते हुए देख रहे हैं अपने आप को। इट इज वेरी इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, बिकॉज सिर्फ ये कह देना कि मैं 10% बढ़ जाऊंगा, एक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। हम लोगों ने लास्ट अटेम्प्ट में 120 बच्चे पढ़ाए थे, रिकॉर्डेड और फिजिकल मिला के। मैं कहूँ यार अगली बार 150 बच्चे पढ़ाएंगे, ये एक सवालिया निशान है। अगली बार 40 बच्चे पढ़ाएंगे, ये एक सवालिया निशान है। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर अगर स्केप्टिसिज्म का स्किल हमने अप्लाई करना है, तो स्केप्टिसिज्म के स्किल में वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन द assumptions दैट आर बीइंग मेड बाय द कंपनी। कुछ एग्जिबिट्स में आपको कुछ assumptions दी जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया सीईओ ने कुछ assumptions से, सीएफओ ये कह रहा है कि हमारा पे बैक पीरियड है 4 साल, और कोई पीछे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा। तो एक्सटर्नल कंसल्टेंट ये पूछेगा रिपोर्ट में कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ योर assumptions। द सीईओ ऑफ द कंपनी हालात, और पता है उसको पूछने का तरीका होगा कि उसको कंपनी के हालात से कंपैरिजन देना होगा। यानी वो ये कहेगा कि इससे पहले जो आपका प्रोजेक्ट था उसके पे बैक पीरियड 12 साल है, और सीईओ ये कहता है कि जो न्यू प्रोजेक्ट हम इनकॉर्पोरेट करेंगे उसका पेबैक पीरियड 3 साल है। तो सीईओ के पास ऐसा क्या अलादीन का चिराग आ गया, ऐसा क्या जादू आ गया कि वो 3 साल में उसको पेबैक कर लेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में कंपेटिटर्स की तादाद बहुत बढ़ चुकी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ रहा है, ये पॉसिबिलिटीज वो पॉसिबिलिटीज। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क इन योर एग्जाम।
स्केप्टिसिज्म का बेसिक एम क्या है? अजम्पशंस के ऊपर क्वेश्चनिंग टोन को लगा। फिर लास्ट एक स्किल है जो आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, कम्युनिकेशन, स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल या कमर्शियल। ये क्या होता है? एक्यूमेन। देखो मैं आपको दो चीजें बताऊं। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं ए बी सी। प्रोडक्ट ए की सेल है, या मिसाल के तौर पे सेल प्राइस है 100 रुपए पर यूनिट। प्रोडक्ट बी की सेल प्राइस है 120 रुपए पर यूनिट। प्रोडक्ट सी की सेल प्राइस है 130 रुपए पर यूनिट। बताओ कौन सी अच्छी? सर ये तो अभी आपने आधी बात बताई है सर, थोड़ा सा और बताइए कैसा। अच्छा चलो, टोटल कॉस्ट इसकी है 80 रुपए, इसकी है 90 रुपए, और इसकी है 140 रुपए। सर इसका मतलब है तो फंस गए। जो चीज हमें सबसे अच्छी लग रही थी, जिसकी सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा है, सर ये तो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट हो गई। आप मुझे एक बात बताएं, मिसाल के तौर पे इसका ग्रुप प्रॉफिट क्या है? यहाँ पे आ रहा है 20 रुपए, यहाँ आ रहा है 30 रुपए, यहाँ आ रहा है -10 रुपए। ग्रुप प्रॉफिट क्या है बेटा? 4। मुझे अगले 10 मिनट में इसकी सेल बढ़ा के दिखा दो। बताओ इसके प्रॉफिट बढ़ा के दिखा दो। बताओ अगले 10 मिनट में इसको प्रॉफिट कैसे बढ़ाए जल्दी से। कुछ नहीं कर सकते, इससे सस्ता और कुछ नहीं हो सकता। कॉस्ट को रिडक्शन कर देंगे, ये लफाजी बात है। मुझे अगले 10 मिनट में इसकी प्रॉफिट बढ़ाना, बताइए अगले 10 मिनट में प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं? नहीं कैसे बढ़ाते हैं, वो कंपेटिटर है भाई, हाईली कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स, उससे डिमांड ही नहीं है। वेरी गुड, ये हुई ना मुंशियाना अप्रोच। सी बंद कर दे, प्रॉफिट हो गया 50 रुपए, जो मुझे सुनना था। ये है मुंशियाना अप्रोच, ये है नॉट कमर्शियली एक्यूमेन। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तुम बुरा नहीं मान। दिस इज नॉट अ कमर्शियली साउंड डिसीजन। दिस इज नॉट अ कमर्शियली साउंड डिसीजन। क्यों? सर देखिए, अगर आप सी बंद कर देंगे, हो सकता है इसकी अभी जो फिक्स कॉस्ट है वो सी बंद करने से आपको 20 रुपए का नुकसान दे जाए, और सी चलाने से 10 का नुकसान। भाई अगर सी बंद करूंगा तो जहां पर इसकी फिक्स कॉस्ट है वो 20 रुपए आ रही है, अब वो 10 रुपए यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 10 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट बजाय 50 के 20 रुपए हो जाएगा, 30 रुपए। तो इसका मतलब है सी बंद करना पॉसिबल नहीं है। कमर्शियल एक्यूमेंट का मतलब है 360 डिग्री ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट। देखिए अब ये पेपर में कैसे आएगा, ये तो हो गई मजाक की बात। सर पेपर में बताएं कैसे आएगा? पेपर में आने की इसकी पॉसिबिलिटी ये होगी कि जब आपसे बोलेगा कि प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट बी को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप उससे पूछेंगे देखिए फाइनेंशियली वायबल है या नहीं, आपको बताओगे। नॉन फाइनेंशियली वायबल है या नहीं, आप बताओगे। एथिकली वायबल है या नहीं, आप ये भी बताओ। Commercial acumen is going to identify, is it ethically viable, is it financially viable, is it non-financially viable as well. ये वायबिलिटीज के ऊपर फोकस करेगा। क्लियर होती है बात सबको? सर मैं 15 मिनट का नमाज ब्रेक दे रहा हूँ, जल्दी से जाएं वापस आए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे आपको पेपर दिखाना है, मुझे इस चीज को आगे कंक्लूड करना है। तो लेट्स हैव अ 15-20 मिनट्स की नमाज ब्रेक ले लें आप, और फिर वापस आए। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो ग्रुप पे एडेड नहीं है? अभी नहीं, ठीक। चले आप वापस आए फिर। हम्म। जी क्या? अच्छा सो लेट्स रिज्यूम। अच्छा मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है ना वो 5 प्रोफेशनल स्किल्स टेस्ट होते हैं। दैट इज हमारे पास जो 5 प्रोफेशनल स्किल है वो हर स्किल 4 मार्क्स ईच पे टेस्ट होगा, और हर स्किल की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास ईच एंड एवरी स्किल इज गोइंग टू बी टेस्टेड एट अ 4 मार्क। आपके पास पूरे एग्जाम में अगर आप मुझसे पूछते हैं ना, तो देयर आर 3 क्वेश्चंस
इन टोटलिटी देयर आर 3 क्वेश्चंस। मैं भी आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊं, और हर क्वेश्चन 30-35 मार्क्स में डिवाइडेड होता है। अच्छा, अब द फैक्ट इज क्योंकि क्वेश्चन का मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हर क्वेश्चन में अगर आप एक भी क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर दें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आप खुद सोचें कि अगर हर सवाल 30-35 मार्क्स का हो जाए, एंड इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इवन अ सिंगल क्वेश्चन एज अ रॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको प्रॉब्लम वहां पे आना शुरू होगी। नहीं, मैं बताता हूँ उसमें हम 3 क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मली हमारे पास ए, बी और सी भी हो सकता है। नॉर्मली उसके 3 पार्ट्स होते हैं, बट जनरली स्पीकिंग हमारे पास ए और बी ही ज्यादातर होता है, सी कम ही एरिया में हमें नजर आ रहा होता है। बट देखिए अगेन वही बात है, आने को आ सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्योंकि 3 सवालात है तो 3 सवालात को हम अकाउंट फॉर करेंगे। हर सवाल 30, मतलब हर पार्ट नहीं, हर क्वेश्चन नंबर 1 विद 3 पार्ट्स में भी क्यूमुलेटिवली 30-35 मार्क्स का हो सकता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास सवाल आते हैं। मैंने आपको बता दिया कि देखिए प्रोफेशनल मार्क्स 20 होते हैं, टेक्निकल मार्क्स 80 होते हैं। अच्छा, अब इस पूरे सिनेरियो में हमने करना क्या होगा? देखिए हमारे पास जो मेजर काम है करने का वो ये है कि हम सबसे पहले थ्योरी के एरिया को डिस्कस करेंगे। फिर जब हम थ्योरी के एरिया को डिस्कस करेंगे तो हम उतरेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। फिर जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखें, मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ। जब हम थ्योरी कर रहे होंगे ना, तो थ्योरी करते हुए हमारे पास दो, क्योंकि अगेन पूरा एसबीएल का पेपर मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा के एक पेपर पे उतार दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एसबीएल के अंदर 3 क्वेश्चन है। अब वो जो वन सिंगल क्वेश्चन होगा ना, यानी क्वेश्चन नंबर 1, वो हो सकता है आपके पास 2 टॉपिक से टेस्ट हो जाए, स्ट्रैटेजी और लीडरशिप से। तो जब तक एसबीएल का हम 60-70% ऑफ द कोर्स कवर नहीं कर लेते, हम एसबीएल के पास पेपर्स पे नहीं आ सकते। जब तक हम एसबीएल का 60-70% ऑफ द कोर्स कवर नहीं कर लेते, हम एसबीएल के पास पेपर्स पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ सकते। हमें अराउंड 60-70% कोर्स पहले कवर करना है, एंड देन वी कैन मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अच्छा, तो सर इससे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ही नहीं? करेंगे। टेक्निकल एरिया को अच्छे से कवर करने के लिए हम P1 प्लस P3 इनके पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि हर टॉपिक के एंड में ना, हर जो भी मैंने आपको क्वेश्चन मतलब हैंड आउट दूंगा, उसके एंड में एक बॉक्स में मैंने सवाल लिखा हुआ है P1 P3 का। वो P1 P3 का क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व किया करेंगे, या वो मैं आपको दूंगा सॉल्व करने को। उससे आपका सिर्फ टेक्निकल पार्ट, क्योंकि देखिए P1 P3 में एसबीएल की तरह वो प्रोफेशनल मार्क्स वो सारी चीजें नहीं होती थी, और P1 P3 8 मार्क्स 10 मार्क्स का सवाल है, और अब कोई 8 और 10 मार्क्स का सवाल आता ही नहीं। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आपका उस टॉपिकल टेस्ट हो सके कि भाई मैंने पेस्टल का एनालिसिस पढ़ा तो अब मैं उसको जो है वो इस तरीके से कवर कर सकता हूँ। मैंने सॉर्ट एनालिसिस पढ़ा, मैंने रिस्क हीट मैप पढ़ा, तो मैं उसको इस तरीके से कवर कर सकता हूँ। थ्योरी का एरिया आपका P1 और P3 कवर करेगा। उस दौरान जब तक हम एसबीएल के क्वेश्चंस पे नहीं उतरते, हम P1 और P3 के क्वेश्चंस को अपने पास सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वंस वी आर डन विद द P1 एंड P3 क्वेश्चन, फिर हम आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। और मैं नॉर्मली क्लास के अंदर 6 to 7 पास पेपर्स करवाता हूँ, जिसके अंदर अगेन वो 6 to 7 पास पेपर्स आपके एग्जैक्ट पास पेपर्स होता है। अच्छा, मेरा पास पेपर कराने का तरीका बहुत सिंपल सा होता है। हम पास पेपर उठाते हैं, पास पेपर्स को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? मैं आपको पॉइंटर्स लिखूंगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पॉइंटर लिखूंगा, आप मुझे उसके पूरे पास पेपर को ड्राफ्ट करके देंगे। अच्छा देखो, मेरे साथ अगेन आप बैच की आज पहली क्लास, आपके ऊपर आपकी डिस्क्रिप्शन, आप मुझसे पढ़ते कहीं और से पढ़ते, लेकिन देखिए एक बात याद रखिए, मैं आपको ना एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में हमने बच्चों के जो पास पेपर्स करेक्ट किए थे, ऑल्दो लास्ट अटेम्प्ट में हमारे पास 110 के करीब स्टूडेंट्स थे, लेकिन अगर आप देखोगे ऑन एवरेज भी अगर मैं निकालता हूँ ना, तो यू कैन सी कि कितने पास पेपर्स हमने किए थे। और
उस पास पेपर्स को करने की वजह से हर स्टूडेंट इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हमें जो है ना वो चीज जरा पास करना आसान हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लुक एट दिस, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट का मार्क्ड एग्जाम फॉर जून 2025 है। ये देखिए P1 P3 के एग्जाम है, आपको यहाँ पे P1 P3 के टोटल एग्जाम नजर आ रहे होंगे जो मुझे बच्चों ने चेक कराए हैं। 137 P1 P3 मार्क किए, 280 बच्चों के पास पेपर्स हमने SBL के मार्क किए। ये कंप्लीट पास पेपर नहीं है, इसमें कुछ टॉपिक्स है और एंड के जो है वो ज़ाहिर पूरे। तो आप अगर मतलब मुझसे पूछे तो जैसे ये स्मार्टवेयर 39 पूरे के पूरे पास पेपर्स, कंप्लीट पास पेपर्स। ये जो 42 PSS है ये पूरे के पूरे, क्योंकि ये नए पास पेपर्स है। ये हो गया, ये एंड में होते हैं। PSS हो गया, PVS हो गया, प्री सीन मॉक। अब जो मेन गिमिक है पूरी गेम का वो ये है, देखो 280 प्लस 137, इसका मतलब पता है क्या है? तकरीबन 420 430 पास पेपर्स चेक करना एक जिम्मेदारी वाला एलिमेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए आप SBL कहीं से भी पढ़े, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इनटू योर कंसिडरेशन है कि आपके एग्जाम को आप खुद इवैल्यूएट नहीं कर सकते। आपका एग्जाम आप खुद से चेक नहीं कर सकते। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मैंने एग्जामिनर का आंसर सामने रखा, अपना आंसर सामने रखा और क्या बात है, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह मैंने जबरदस्त आंसर लिखा है सर, आप फेल हो जाएंगे। बहुत सी ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जो आप जज नहीं कर सकते। मेरे साथ ना देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि अभी हमारा बैच की पहली क्लास है तो आपको ये चीजें क्लैरिफाई हो जानी चाहिए। यार मैं जब क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा आपको डांटेंगे भी, आपकी इज्जत यहीं जाएगी यहीं वापस आएगी। रोना नहीं है। मुझे पिछले बैच में एक क्लास में एक लड़की थी, मैंने उसको बोला यार क्या पैथेटिक आंसर तुम लिखते हो, इससे बेहतर तो तुम्हारा लैपटॉप उठा के फेंक दूं, तोड़ दूं तुम्हारा, बिल्कुल बकवास आंसर है। वो रोना शुरू हो गई। रोना नहीं है भाई, एक तो रोना नहीं है, दूसरी बात ये कि देखिए ये मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं इस तरह भूल जाता हूँ, तो आपने इसको गलत नहीं लेना, ये आपके बेनिफिट के लिए। यकीन माने आप क्लास से बाहर निकलेंगे तो मैं कभी आपको शायद इस नाम से भी ना बुलाऊं कि यार तुमने पैथेटिक आंसर लिखा था तो तुम वही हो ना, ठीक है। तो मेरे लिए आप मतलब इट्स लाइक कि मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि आपके आंसर में गलती है। आप क्लास के अंदर आंसर सॉल्व करेंगे, क्लास के अंदर लिख के दिखाएंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आपके तमाम के तमाम पास पेपर, तमाम के तमाम का मतलब है तमाम के तमाम पास पेपर्स में चेक करूंगा, ईच एंड एवरी सिंगल पास पेपर, बट विद पेशेंस। आप मुझे वक्त देंगे। हमेशा ऐसे होता है शुरू के अंदर तो जाहिर है दो दो चार चार पास पेपर आ रहे होते हैं ना, तो मैं चेक कर देता हूँ, मसला नहीं। कुछ कभी बीच में आते हैं ना तो एक बम्बार्डमेंट ऑफ पास पेपर्स होती है। फिर कुछ माशाल्लाह से इतने अच्छे जबरदस्त बच्चे होते हैं कि वो क्या करते हैं, अचानक से सर मैंने 5 पास पेपर सॉल्व किए थे अभी तक भेजे नहीं थे, भेज दो। क्यों नहीं भेजे थे आपने शुरू से? भाई आप 5 सॉल्व कर रहे थे, आप भी अपने पहले भेजो, फिर साथ में दूसरा सॉल्व करना शुरू कर दो। नहीं मैंने सोचा पांचों एक साथ भेजूंगा, अब आपके पास टाइम, अब यार एक पास पेपर को चेक करने में कम से कम आधा घंटा लगता है। इट इज, देखें, इट इज एन अटर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बेटा 450 पास पेपर जब मैं चेक करके देता हूँ और उसमें लिखता हूँ ना कि आपने गुड, अब आप एवरेज लगा लें, अगर 100 बच्चा भी लगाऊं मैं तो 450 का मतलब 4.5 पेपर पर बच्चा किए। यार अगर 4.5 पेपर 4.5 एग्जाम एक बच्चे ने किए है तो मुझे बताओ उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। और यही रीजन है कि हमारे लास्ट बैचेस का जो पासिंग रेशियो है ना, आप हैरान होंगे, ग्लोबल पासिंग रेशियो इज नॉर्मली बिटवीन 49 to 51%। इसका पासिंग रेशियो बहुत स्ट्रॉन्ग। हमारा पासिंग रेशियो 78% तक भी गया है हमारे बैचेस का। हमारा पासिंग रेशियो 67% से शुरू हुआ है और 78 तक गया, अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल पासिंग रेशियो से नीचे नहीं जाता। लेकिन सारी की सारी बात यह है कि बेटा आप अगर पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो मैं क्या चेक करूं। मैंने इसका बड़ा जबरदस्त सा एक तरीका निकाला। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है अभी आप सब ऐड होना शुरू हो जाएंगे इसके ऊपर। द मोमेंट यू गेट योर सेल्फ एडेड ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको असाइनमेंट जब दिया करूंगा, आपको मैं कहूंगा कि भाई आपने असाइनमेंट को डीएम में मुझे भेजना। अच्छा, असाइनमेंट को भेजने का तरीका ये होता है, नॉर्मली आप पेपर सॉल्व करेंगे ACCA के ब्लैंक वर्क स्पेस पे, वर्ड पे नहीं होगा, किसी और चीज पे नहीं होगा, ब्लैंक वर्क स्पेस पे होगा, मुझे भेजेंगे, मैं उस पर मार्किंग करूंगा और मैं आपको वापस आपके ग्रुप पे भेजूंगा। आप मुझे डीएम पे भेजेंगे, मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगा। क्यों? उससे होता यह है कि अगर मिसाल के तौर पर इनका पेपर इन्होंने खोल लिया और इन्होंने जो गलती की है वो ये भी करने वाले थे, पढ़ लेते। इनका पेपर इसने खोल लिया, इसने जो गलती की है वो ये भी पढ़ रहा होता, ये इसको बात समझ आ गई। तो इसमें कोई पिक्चर लेके नहीं, वर्ड पे, PDF पे।
वो वहां से पीडीएफ हो जाता है। उसमें आपके पास ऑप्शन आता है सेव का, तो जैसे ही सेव पे जाओगे तो प्रिंट एज पीडीएफ होता है, प्रिंट का ऑप्शन आता है, प्रिंट पे आता है आपके पास सेव एज पीडीएफ, वहां से सेव हो जाता है। तो आपने मुझे 5 पेपर्स भेजना और मैं आपको करेक्ट करूंगा, नंबर 1। नंबर 2 इज पेशेंस रखनी है कि मुझे आप थोड़ा सा टाइम देंगे करेक्शन का। नंबर 3, देखो आप जब मुझे 5 पेपर भेजेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, आप 5 पेपर का नाम लिखेंगे और मुझे फॉरवर्ड करेंगे। देखिए, there is a reason why this examination is considered to be a difficult exam, plus there is a reason why this examination is moreover an exam जिसके अंदर आपका फोकस बहुत स्ट्रांग चाहिए होता है। मैं अगेन ये बात बार बार कहता हूँ और मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू अ परफेक्ट इंडिविजुअल इन दिस एग्जाम इज द पेपर कंप्लीशन स्ट्रैटेजी। बेटा तुमने पेपर को कंप्लीट करना है, और ये तभी हो सकता है जब हर बच्चा पेपर में जाने से पहले बेयर मिनिमम 8 पास पेपर्स करे, बेयर मिनिमम 8 पास पेपर्स करे। मुझे याद है मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था, उसने मुझे कहा सर मैंने आज तक किसी पेपर में कोई कंप्लीट पास पेपर नहीं किया, हर पेपर पास किया। और उसने ना ऐसे हल्की सी आवाज में अपने दोस्त को बोला कि अबे यार ये कह तो रहा है बेयर मिनिमम, मैं इसको करके दिखाऊंगा, विदाउट कंप्लीटिंग पास पेपर मैं इसको जो है ना पास करके दिखाऊंगा, मैं तो इतना शॉर्ट शॉर्ट आंसर लिखता हूँ। यकीन माने 49 मार्क्स आए थे उसके। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा किसी को, लेकिन देखो F7 में ना आपने 2+2 4 लिखा ना, कोई माई का लाल आपका वो चीज गलत नहीं कर सकता। यहाँ पर ना हो सकता है इसने एक आंसर लिखने का तरीका और इसका आंसर लिखने का तरीका हो सकता है दोनों ही गलत हो, दोनों ने अलग अलग मॉडल लगाए हुए, हो सकता है दोनों ही सही। ये इतना सब्जेक्टिव एग्जाम है। इसने एक पेपर को सॉल्व कर रहा था, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, उसमें पेस्टल एनालिसिस लगाया, इसने सॉल्व किया, उसने शॉर्ट लगा दिया, हो सकता है दोनों ही सही हो। सर दिस मीन्स कि इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस एग्जाम, इट इज मी हु इज गोइंग टू करेक्ट। आप जब तक मुझसे नहीं मिलेंगे, आपको सवाल का आंसर नहीं समझ आएगा, आपको जब तक मेरी नजर से आपका एग्जाम नहीं गुजरता, आपको सवाल का आंसर नजर नहीं आएगा। पूरा थ्योरी करेंगे, पूरा प्रोफेशनल मार्क्स करेंगे। वंस वी आर डन विद दिस, तो अब हमारे पास जैसे ही प्री सीन आएगा, हम उस प्री सीन के ऊपर करेंगे एक एनालिसिस, और उसके दौरान हो रहा होगा आपका पास पेपर। अच्छा, मैं यहां पर ना जैसे ही प्री सीन आता है ना, मैं एक वर्कशॉप अनाउंस करता हूँ। आपके पास जो कोर्स के आपके पैसे भरे होंगे उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड होगा आखिरी क्लास तक, लेकिन ये वर्कशॉप होती है उनके लिए जो आउटसाइडर। अब इस वर्कशॉप के अंदर क्या होता है, बच्चा आता है, प्री सीन लेता है मुझसे, एनालिसिस लेता है, और हम बनाते हैं इस प्री सीन पे 2 मॉक एग्जाम। इसी प्री सीन को उठाते हैं जो रियल एग्जाम का प्री सीन, उससे मैं बनाता हूँ एग्जिबिट, और मैं बनाता हूँ अपनी मर्जी की रिक्वायरमेंट। अच्छा, एक मॉक एग्जाम होगा, आप मुझे भेजेंगे। देखिए मैंने आपको जो चीज बताई थी, ये देखिए यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, प्री सीन मॉक, ठीक है। अच्छा, ये मॉक एग्जाम्स हम मैं आपको चेक करके दूं, तो आपने सर मुझे भेजा, आपको मॉक के एनवायरनमेंट में करना होगा, वो चेक करो। फिर पेपर से 2 दिन पहले एक मॉक एग्जाम और होगा, क्योंकि मैं 58 मॉक एग्जाम आपके पहले चेक कर चुका हूं, तो दूसरा मॉक एग्जाम मैं चेक नहीं कर सकता। लेकिन मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, एक वॉइस नोट छोड़ता हूँ कि बेटा मैंने आपका मॉक एग्जाम देखा, इसमें अभी भी ये 2-4 गलती, इसको रिजॉल्व करना है बस। पहला मैं मॉक एग्जाम पूरा चेक करता हूँ, आपको मार्क्स भी दूंगा। दूसरे मॉक एग्जाम में मार्क्स देना पॉसिबल नहीं होता। क्यों? आप खुद सोचो, 100 बच्चा, 100 मॉक एग्जाम, फिर उसके बाद अगर मैं 100 मॉक एग्जाम करूँ तो फिर मैं अगली अटेम्प्ट पढ़ा नहीं सकूँ, मतलब जाहिर इंसान है यार, हो नहीं सकता। और मैं दूसरा कोई बंदा भी नहीं रखता कि मैं बोलूँ यार मैं एक बच्चे को रखूँ और उसको बोलूँ चेक करे, तो वो बच्चा जो चेक करेगा वो बिलाल चेक करने और बच्चे के चेक करने में जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये चीज एक आपके मॉक एग्जाम की। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मॉक एग्जाम से क्या आएगा। यार देखो, 20-30% प्रोबेबिलिटी होती है कि चीजें कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि अब जाहिर है इतना एक्सपीरियंस हो गया ना, तो कुछ अंदाजा हो जाता है कि यार ये एरिया टेस्ट होने वाला है, ये एरिया टेस्ट, गवर्नेंस टेस्ट हो सकती है, ये गारंटी गवर्नेंस टेस्ट होगी। मैं आपसे बोलूंगा, देखो देयर इज एन एलिमेंट। अब देखो प्री सीन पढ़ रहा है, मुझे लग रहा है गवर्नेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो गवर्नेंस पे सवाल है। मुझे लग रहा है रिस्क का सवाल दे रहा है, देखो रिस्क बता दिए बेटा, सुन लो, मार्क करो, रिस्क को लिखो। यहाँ पे मुझे रिस्क नजर आ रहा है, देखो कंट्रोल फेलियर्स नजर आ रहा है, देखो मुझे ऑडिट के मसाइल नजर आ रहे हैं, देखो कमेटी सही नहीं बनी हुई है, देखो इसके अंदर जो है ना रिस्क हीट मैप की जरूरत नजर आ रही है, देखो इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट डिटोरिएट हो रहा है, इसके ऊपर एसएफए मॉडल लगता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मॉडल लगते हुए नजर आ रहा है। तो प्रिडिक्शन करना एसीसीए ने मना किया है, बट कंपैरेटिवली हमारे लिए प्रिडिक्शन करना पॉसिबल हो सकता है मॉक एग्जाम के अंदर।
मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, मॉक एग्जाम का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं शॉर्ट शॉर्ट आपको 100% एग्जाम बता दूंगा, हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये बात सही है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाएगा। अभी देखिए लास्ट अटेम्प्ट में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया ना, तो उनका आके मेरे पास ये रिव्यू होता था कि सर हमने वो जो एग्जाम दिया ना सर, वो काफी हद तक हमें बहुत कॉन्फिडेंटली हम पेपर में गए, और सर वो एक सवाल तो वैसा ही था जैसे आपने मॉक एग्जाम में पूछा हुआ। तो यार देखें, याद रखिएगा, ये मॉक एग्जाम एक वंडरफुल एलिमेंट क्रिएट करता है। फिर नॉर्मली जब हम प्री सीन आते हैं, हम पहले प्री सीन पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, मॉक एग्जाम करते हैं, फिर अपने पास पेपर्स पे लग जाते हैं, और वो मेरे साथ ही कर रहे होते हैं। आखिरी के 2-4 दिन पहले मैं आपको एक मिनी प्री सीन एनालिसिस कराता हूँ, मिनी प्री सीन एनालिसिस। और वो मिनी प्री सीन एनालिसिस होता है कि भाई अब मैं पेपर में जा रहा हूँ, मुझे प्री सीन की 400 बातें याद रखनी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं वो उठाऊंगा, पेपर में लेके जाऊंगा, और पेपर में ले जाने से पहले तक मुझे वो सारी 4-6 बातें इंपॉर्टेंट जो है वो याद होगी। मैं पेपर में जाने से पहले अपने बैग में वो पर्चा रखूंगा और अंदर जाऊंगा, मुझे याद। नाउ दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू वर्क विद दी। देखिए ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। अच्छा, अब एक बात और सुन लो बेटा, इस पेपर को पढ़ाने के 2 तरीके। पहला तरीका जो कि बहुत सारे टीचर्स अडॉप्ट भी करते हैं, मैं थोड़ा सा उसके अगेंस्ट हूँ। मैं आपको एक पास पेपर उठाऊं, मैं निकालूं उसमें 4 टॉपिक, और मैं आपको वो 4 टॉपिक पढ़ा दूं एक क्लास, और फिर एग्जैक्टली 1 दिन के बाद मैं आपको पास पेपर दूं और बोलूं सॉल्व करो। आप यकीन माने, आप मेरे डाई हार्ड फैन हो जाएंगे। क्या पढ़ाया है सर ने, सर वो 4 टॉपिक सर ने पढ़ाए और एक पास पेपर करा दी, मुबारक हो, बेहतरीन। अभी मैं आपको इसकी एक लाइव मिसाल दूंगा। फिर मैं क्या करूं, दूसरा पास पेपर उठाऊं खुद घर पे, 4 टॉपिक और निकालूं, हैंड आउट बनाऊं, दे दूं आपको। ऐसे करते करते पूरे बैच में मैं आपको 10 पास पेपर करा दूं। आप यकीन माने, मेरे बारे में आप 10 पास पेपर में मेरे फैन होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 10 पास पेपर के वो टॉपिक कराए जो 10 पास पेपर में टेस्ट हुए थे, वो मैंने 11वें में कोई नया आ गया ना तो काम हो जाएगा। मैं आपको इसकी एक रियलिटी बताता हूँ। एक पेपर था जिसमें इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का सवाल आया। मेरे पास एक बच्चे का रिव्यू आया कि सर मैंने कहीं से पढ़ा है, मैंने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पढ़ा था, एग्जाम में इंटीग्रेटेड थिंकिंग का सवाल आ गया। अब आप मेरा हैंडआउट उठाएंगे ना, उसमें इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अलग हेडिंग है, इंटीग्रेटेड थिंकिंग अलग हेडिंग है। मेरा तरीका क्या होता है, पहले पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना मुझे बता, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा। हम सबसे पहले थ्योरी का एरिया कवर, देखिए अगर मैं थ्योरी ही कवर नहीं करूंगा तो सर प्रैक्टिकल बात तो छोड़ ही दे आप। सबसे पहले आई एम गोइंग टू गो बिहाइंड द थ्योरी एरिया। यार अब मैं बता रहा हूँ उसका भी, थ्योरी का एरिया जैसे हम कवर करेंगे ना, अब मैं आपको मुश्किल से मुश्किल पास पेपर दे दूं, आसान से आसान दे दूं, अब तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। देखें, मेरे बारे में ना एक बात आपको पता चलेगी, यार सर बिलाल ना इतना ज्यादा थ्योरी पढ़ाते हैं, आती तो है नहीं, आती तो कम है, लेकिन वो एक अटैम्प ऐसी गुजरती है। क्या चीज? मैंने हमें बताया 70% थ्योरी होगी, 30% पेपर्स होते हैं आपके, इतना रेशो होता है। यानी अगर मैं 100 घंटे या 110 घंटे लगा रहा हूँ ना, तो 60 से 65 घंटे या 70 घंटे थ्योरी का होंगे, और रिमेनिंग 30 to 40 आते हैं। नहीं, थ्योरी तो पेपर ये तो मिला के आता है ना, ये तो ऐसे तो नहीं है पेपर पूरा एक, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आपको बात समझ आएगी, मैं दिखाता हूँ। थ्योरी का एरिया मैं आपको पहले पढ़ा दूंगा ना, तो अब आप मुझे बताओ ज्यादा अच्छी अप्रोच क्या है, रिस्क फ्री अप्रोच या रिस्की अप्रोच? मैं आपको 10 पास पेपर कराऊं, 11वां पास पेपर हो सकता है सेम आ जाए, तुम पास हो जाओ, पहली अप्रोच। लेकिन दूसरी अप्रोच में ना तुम्हारे पास 11वां 12वां 13वां कोई भी एग्जाम आ जाए, तुम्हारे लिए पास करना आसान है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा थ्योरेटिकल एरिया बहुत स्ट्रांग है ना, तो तुम्हारा प्रैक्टिकल पार्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। तुम थ्योरी में बहुत बेहतरीन हो, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिकल में बैठोगे ना, तो तुम्हारी थ्योरी बेहतरीन होने की वजह से प्रैक्टिकल, देखिए होता है क्या है, हम मॉडल की एप्लीकेशन करते हैं पेपर। मैंने 4 मॉडल 6 मॉडल 10 मॉडल पढ़े और पेपर को देने चला गया, या मैं सारे मॉडल पढ़ के पेपर को देने गया, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क। तो आपको शुरू में लगेगा यार इतना थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं सर, इतनी थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको एंड में समझ आएगा कि सर आपने इतनी थ्योरी पढ़ाई। अब मैं घर पे भी पास पेपर उठाता था तो मुझे चीजें क्लिक करती है, और मैं भाई देखिए मेरे हैंडआउट कंपैरेटिवली ज्यादा है, मैं थ्योरी में थोड़ा ज्यादा लिखे थे। बीपीपी और कैप्लान 600 पेजेस की किताबें हैं एसबीएल की, मेरे हैंडआउट 150 पेजेस के। ना तुम्हें स्टडी हब उठाना है, ना तुम्हें बीपीपी उठाना है, ना तुम्हें कैप्लान उठाना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा हैंडआउट उठाना है बस, जो कि मैं क्लास में कवर करूँ।
द ओनली थिंग दैट यू नीड टू गो थ्रू, देखिए उसमें स्टडी हब भी इंक्लूडेड है, उसमें बीपीपी भी इंक्लूडेड है, उसमें कैप्लान भी इंक्लूडेड है, और उसमें पिछले 15 अटेम्प्ट्स के एक्सपीरियंसेस भी इंक्लूडेड है, एवरीथिंग। देखिए मैं, मुझसे बच्चे कहते हैं सर आप ना अपने हैंडआउट्स की बुक बना दे, मैं नहीं बनाता। क्यों पता है? उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, दो रीजन। एक तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या है? कंट्रोल सी कंट्रोल वी का मतलब है कॉपी पेस्टिंग। कहीं पे कोई नया बंदा पढ़ाने आता है, हैंड आउट आपके हो गए। दूसरा सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? कि मैं अगर हैंडआउट आपको बुक फॉर्म में दे दूंगा ना, तो मैं अगले अटेम्प्ट में उसको सही दोबारा से उसको अपडेट करने का दिल ही नहीं करेगा मेरा। क्यों? क्योंकि बुकें बनी हुई होंगी फोटोकॉपियर के पास, वो बोलेगा सर मैंने तो पुरानी बुकें बनाई हुई है, 10 पड़ी हुई है अभी तो मैं बोलूंगा यार अब वो जाया होंगी, एक काम करो वही देखो, अपडेट ही नहीं करूंगा। सो इन ऑर्डर टू अपडेट एंड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि मैं, मेरा हैंडआउट, मेरी तमाम की तमाम चीजें आपके लिए बहुत रेलिवेंट हो, मैं हर दफा हैंडआउट अपडेट करता हूँ। थोड़े दिनों में जब आपका बैच क्लोज होगा ना, जब आपके बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे ना, तो मैं आपके ग्रुप की डिस्क्रिप्शन पे हैंडआउट, मेरे सजेस्टेड आंसर्स और आपके टेक्निकल आर्टिकल्स, उसका लिंक अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। वहां से आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जब उसको अपडेट भी कर लूंगा हैंडआउट्स को अपने, और हर चीज वहां पे मौजूद होगी। अच्छा, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, जब मैं खुद पढ़ता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो एग्जामिनर का आंसर है वो यहाँ है थ्योरी के पेपर में, और मेरा आंसर यहाँ है, फिर भी मैं 50 पे पास हूँ। मुझे हमेशा से ना ये एक इंक्लिनेशन लगती थी कि एग्जामिनर इतना अच्छा आंसर लिखता है, बिलाल जब पढ़ रहा है तो इतना अच्छा आंसर नहीं लिखता, फिर भी पेपर पास हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैं अब पढ़ा रहा हूँ तो मैं एसीसी से पूछता हूँ, तो एसीसी कहता है कि दैट इज एन आइडियलिस्टिक आंसर। आप दुनिया, मतलब मोस्ट परफेक्ट आंसर आप मुझसे पूछे ना, तो वो ये है, आइडियलिस्टिक आंसर। लेकिन पेपर पास करने के लिए 50 मार्क्स वाला आंसर होना चाहिए। देखिए मेरा आपको यहाँ पे ना बिठाकर पेपर पढ़ाने का मकसद पेपर पास कराना। पेपर समझाना के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए। अगर आप इन रियलिटी स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर पढ़ेंगे ना, तो यू नीड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली है क्या। लेकिन आप मुझसे पूछे सर आपका, आपके कोर्स को पढ़ के पेपर पास हो जाएगा? हो जाएगा सर। इसको टेक्निकली बिल्कुल दिल से पढ़ना है तो आपको 6 महीने लगाना पड़ेगा, और जो हमारे पास नहीं है। पेपर पास कर ले, क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद जिंदगी लगाते रहेंगे। बहुत कुछ मैंने ऑडिट फॉर्म में जाके सीखा। डेफर्ड टैक्स के बारे में मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि मैंने पढ़ा था एसेट बेस ज्यादा तो और लाइबिलिटी बेस कम, तो ये बने एसेट बनेगा, एसेट बेस कम लाइबिलिटी बेस ज्यादा तो लाइबिलिटी बनेगी। मैं हमेशा ऐसे सुन याद करता था, मेरे टीचर बोलते थे एसेट बेस ज्यादा लाइबिलिटी बेस कम, एसेट बेस कम लाइबिलिटी बेस ज्यादा। डेफर्ड टैक्स का आइजा मैंने यकीन माने ऑडिट फॉर्म में जाने से पहले तक इसे याद किया था। जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में उतरा, अरे वाह, डेफर्ड टैक्स तो ऐसे होता है। डेफर्ड टैक्स आपको समझ आता है? आपने आज तक कुछ लॉजिकली डेफर्ड टैक्स समझे? यही होता था ना, एंट्री होते थे, बस हमने भी एंट्री पढ़ी थी। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप डेफर्ड टैक्स को देखोगे ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। नहीं ना, डेफर्ड टैक्स टैक्स का तो है ही नहीं ना। IS 12 मेरी जान, बेटा एफ आर SBR में होगा, SBR में भी होगा। तो डेफर्ड टैक्स इंतहाई खतरनाक है। अब IFRS 19, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पता है? नहीं सर, मैं 19 अलग और 9 अलग। IFRS आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसका पता है आपको? IFRS 9 सर, इंतहाई 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 मुश्किल प्रैक्टिकल। इसके आप मेरे पास बुक में बैठे, मैं आपको 4 चीजें पढ़ाऊंगा, आपका पेपर पास हो। इस वक्त हमारा यहाँ पर एग्जाम को क्लियर करना मेजर मेन डोमेन है। मेरा दिल है मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरा दिल है मैं 50 पे एग्जाम पास करूँ, मैं बाद में प्रैक्टिकली चीजें सीखता रहूँ। तो सर एग्जाम क्लियर करने के लिए आपने वो तमाम एरियाज को मेरे साथ कवर। क्लियर हो रही है बात? ऑनलाइन वाले हजरात भी मेरे साथ मौजूद है, मुझे जरा बताते रहे ताकि मैं आगे बढ़ूँ। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ ना, आज हमारे पास क्योंकि एक तो ईद के फौरन बाद है ना, तो मेरे पास कुछ 4-6 बच्चों का मैसेज आया था कि सर हम लोग आउट ऑफ सिटी हैं तो हम अभी ज्वाइन नहीं कर रहे ये वो। और फिर उसके बाद नॉर्मली हमारे पास इसकी क्लास की स्ट्रेंथ होती है 35-40-45 बच्चे फिजिकल में बैठे, तो ये इंशाल्लाह भी और होना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बेटा मेरी बात क्लियर हो रही है? मुझे जरा बता दो प्लीज, एक जरा थम्स अप दे दे तो आगे हम बढ़ेंगे। अच्छा, अब ये बात एक क्लियर हो गई। अब मेरी बात एक और बात सुनिएगा। देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम पे लेके आता हूँ।
देखिए, दिस इज समथिंग दैट शोज द ट्रस्ट लेवल ऑफ द स्टूडेंट। आप इमेजिन करें, दिसंबर 2023, मार्च 2024, जून 2024, मैं बहरीन टॉप हटा दिया बीच में से, मैं नहीं बोल रहा उसको, पाकिस्तान टॉप की बात कर, जून 2024, फिर उसके बाद दिसंबर 2024, मार्च 2025, लास्ट अटेम्प्ट मार्च 2025, कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट से पोजीशन बच्चों की आ रही। पहली बात। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप इमेजिन करें एसबीएल में अच्छे मार्क्स क्या होते हैं, पोजीशन वाले क्या होते हैं? 90 पोजीशन। सर राजिया जो है ना, शी स्कोर्ड 95% मार्क्स, इबाद स्कोर्ड 94% मार्क्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके 95 और इसके 94 थे, इनका फिर भी वर्ल्ड टॉप नहीं था। वर्ल्ड टॉप इस अटेम्प्ट में 98 पे था और इस अटेम्प्ट में 96 पे था। 90 स्कोर करना itself इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी इतने सब्जेक्टिव एग्जाम में। अच्छा, मजे की चीज बताऊं, इसके मार्क्स पता कितने हैं? जो लास्ट पोजीशन आई 86, और जो फर्स्ट पोजीशन आई है मार्च 2024 की 96, इतना 10 मार्क का डिफरेंस है, फिर भी ये पाकिस्तान टॉप है। तो देखें, मैं आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी बता देता हूं। मैंने राजिया का पॉडकास्ट भी आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, और मैं आपको और लोगों का भी, जिसाद का भी है, मैं वो भी आपको भेजता हूँ, इबाद का भी मैं आपको भेजूंगा। तो हमारे पास ये सारे लोग जो मौजूद है ना, जो भी आपको यहाँ सामने नजर आ रहे हैं, दे ऑल आर द इंडिविजुअल्स जिन्होंने एग्जामिनेशन को लिखने की आदत बहुत डाली। देखिए, द मोमेंट यू आर गोइंग टू राइट योर एग्जाम, दिस मीन्स कि आप सही आंसर कर, आपको एग्जाम लिखने की आदत डाल। अगर आप एग्जाम लिखने की आदत डालेंगे अपने अंदर, तो आप यकीन माने आपके पास पेपर पास होने की आदत ऑटोमेटिकली इस पेपर के अंदर बन जाएगी। मैं आपको अपना एक हैंडआउट दिखा देता हूँ। देखिए, नॉर्मली हम ऐसे चलते हैं, ये मेरा स्ट्रैटेजी का हैंडआउट है, इसके अंदर हमारे पास चीजें मौजूद है, और नॉर्मली जब हमारे पास एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके एंड में हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन आ रहा होता है। देखें, ये लीडरशिप एंड कल्चर का हैंडआउट है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हैंडआउट होगा, इसके अंदर एग्जाम्पल्स होंगी, इसके अंदर क्वेश्चंस मौजूद होंगे, और इस तरीके से हम करेंगे। ये कंप्लीट पास पेपर की एक किताब है जो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी। इसमें P1 P3 के, जो मुझे आपको बताना है ना चीज, ये देखें, तमाम के तमाम पास पेपर की, जो मैं आपको बता रहा था, एग्जामिनर का आंसर ऐसा लगता है यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो लिखता हूँ वो बिल्कुल नीचे है, लेकिन द फैक्ट इज कि मैं फिर भी 50 पे 60 पे पास हो ही जाता था। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर मुझे कोई ऐसा आंसर मिल जाए जो सर जैसे समझा रहे हैं वैसे ही क्लास के अंदर अगर वो मुझे एक आंसर बनाकर दे दे, तो कितनी अच्छी बात है। मेरे तमाम के तमाम पास पेपर के अपने हाथ से लिखे गए आंसर्स मौजूद हैं। वो तमाम के तमाम पास पेपर्स के आपके पास मेरे आंसर्स मौजूद होंगे, आपके पास एग्जामिनर के आंसर मौजूद होंगे, और आप अपने आंसर्स लिखोगे। ये बात रियलिटी है कि जाहिर है मेरे आंसर कोई बहुत ही 110% परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन मेरे ही आंसर को इस्तेमाल करके तमाम के तमाम बच्चे बेस लाइन बना के उसी से पास होंगे। तो आपने करना ही होगा, जैसे ही आप अपना पेपर को सॉल्व करेंगे ना, आप मेरा आंसर चेक करें। मैंने आपको अपना आंसर दिया, आप उसको रीड करेंगे, देखेंगे, आप देखेंगे यार सर ने 6 पॉइंटर लिखे, मैंने तो 4 पॉइंटर लिखे, तो यार इसका मतलब है मुझे 2 पॉइंटर और इंक्लूड करने होंगे अगर मुझे पास हो। तो आपको हर पास पेपर का, एवरी सिंगल पास पेपर, यू आर गोइंग टू गेट अ डेजिग्नेटेड आंसर रिटन बाय मी। हर पास पेपर, जितने पास पेपर उसका मैंने आंसर लिखा। मैं पता क्या करता हूँ, जैसे एग्जाम कंप्लीट होता है एसीसी पास पेपर अपलोड करता है, मैं एक दिन बैठ जाता हूँ और लिखना शुरू करता हूँ। जैसे मैं उसको लिखता हूँ, एक फॉर्मुलेटेड आंसर बनाता हूँ, मैं बच्चों को लिंक पे अपलोड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मुबारक हो, अब तुम आंसर इसको लिख सकते जी। नहीं करना, हमें सिर्फ पास पेपर्स के सवाल, 8 नहीं है पास पेपर्स, हमारे पास पास पेपर्स की तादाद 12-15 है। आप 12-15 पास पेपर कर ले ना तो भी बहुत बड़ी बात है, हो ही नहीं सकते पूरे। P1 P3, वो P1 P3 के मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे करना, वो आपने साथ साथ करता रहना। अच्छा, अभी एक बात और सुनो, नहीं, ना आपने कैपलन खरीदनी है, ना आपने बीपीपी खरीदनी है, स्टडी अप भी नहीं खरीदनी, जो चीज है सब की सब मैंने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर, सारी चीजें हैंडआउट में इंक्लूडेड है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो इंक्लूडेड, जो एग्जांपल्स है वो इंक्लूडेड है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैंने यहाँ पे उठाकर डाल दिया। अच्छा, अब एक 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 इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज देखें,
जब तुम मेरे साथ 10 पास पेपर करोगे, मॉक एग्जाम करोगे, प्री सीन एनालिसिस करोगे, तो यकीन मानो तुम एग्जाम को मिलते भी करो ना, तब भी तुम्हारा पेपर फेल होगा। फिर भी सर आपके पास अगर आप क्लेम करते हैं कि 75% आपका रिजल्ट है, तो सर फिर भी तो रिजल्ट आपका कम ही है ना, मतलब 25% बच्चा तो फिर भी फेल होता है। सर वो क्या करता है, वो ऐसा बच्चा होता है जिसने एक भी पास पेपर सॉल्व करके दिया नहीं। आप में से खास तौर पे मैं ऑनलाइन वालों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग, क्योंकि घर पे बैठ के क्लासेस लेते हैं, तो आप मुझे पास पेपर सॉल्व करके देखिए। बिकॉज द मोमेंट यू आर गोइंग टू से सर मैंने पास पेपर सॉल्व कर लिया, अच्छा अब मेरे पास इसका बड़ा आसान तरीका है। देखिए मैं आपको ओन करता हूँ और मैं आपको फिर डिसओन भी करता हूँ। कैसे? आपका ग्रुप बनेगा, आप ग्रुप पे सब एडेड होंगे। जब आप ग्रुप पे ऐड होंगे ना, तो मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा आपने ये असाइनमेंट किया, ये असाइनमेंट किया। आपको 1 महीने बाद ना मैं मैसेज भेजूंगा कि यू हैव नॉट सबमिटेड इवन अ सिंगल असाइनमेंट। अब आप मुझे बताएं, आपने पास पेपर को पास करना है क्योंकि आप मेरा नाम खराब कर, यार बड़ी मुश्किलों से नाम बना है मेरा, उसको खराब भी होने दे सकता। तो मैं आपसे बोलूंगा अरे आप मेरा नाम खराब करें आप कहते ठीक है सर, मैं पास पेपर को सॉल्व करूँ। आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पेपर से एग्जाम से, मैं थोड़ा सा ब्रूटल हूँ इस मामले में, एग्जाम से 2-3 दिन पहले ना मैं आपको मैसेज करूंगा कि बेटा नाउ आई एम नॉट समवन हु इज गोइंग टू ओन योर रिजल्ट, बिकॉज आपने मुझे एक भी पेपर सबमिट नहीं करा। अब उसमें मेरा नुकसान भी हो जाता है कभी कभी, बच्चा पेपर पास करता है, बोलता है आपने तो कहा था अब मैं आपको रिजल्ट नहीं ओन करूंगा, लेकिन उसमें ज्यादातर मेरा फायदा ही हो। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर सबमिट नहीं कराते ना, तो फिर आगे से आपका मैसेज, सर पता नहीं क्यों मैं 48 पे फेल हो गया, पता नहीं क्यों। बेटा वो पता नहीं क्यों का जवाब है क्योंकि आपने एक भी पेपर सॉल्व नहीं किया। देखिए पेपर ना सॉल्व करने के 100 बहाने और पेपर सॉल्व करने का एक तरीका। कंसिस्टेंटली आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट स्किपिंग थिंग्स, मैं सर क्लास नहीं लूंगा, मैं सर आपको दे दूंगा सबमिट करा दम, आपको एक डेडलाइन दे दी गई है असाइनमेंट की, आपने उस डेडलाइन को क्रॉस नहीं करना। आपसे कहा गया बेटा मुझे रात 12 बजे तक दो तो दो। अभी हमारी ग्रुप पे बड़ी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, मैं आपको बोलूंगा ये असाइनमेंट है, ये सॉल्व करो, ये हैंड आउट है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। बट मेरा बेटा, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझे उसका जवाब देर एंड देन शॉर्ट शॉर्ट मुझे प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज आपके लिए चीजें मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। पेपर इज हिल ऑफ एक्सपेंसिस, बहुत महंगा पेपर। सर एक चीज मुझे आप दिखा दें ताकि मुझे क्लैरिटी आ जाए। सर जो आपका एसबीएल का पास पेपर है, जो चीज हमने, जिस कुएं में हमने उतरना है, सर वो जरा कुआं भी तो दिखाए ना कि वो कैसा लगता है, उसमें क्या होता है। तो आए, ये मैं आपको 4 घंटे 15 मिनट वाला पास पेपर दिखा रहा हूँ जिसके अंदर प्री सीन नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि आपको समझ आ जाए। आप मुझे ये देखिए, ये इसमें सबसे पहले ना हमें ये पता करना होता है हु वी आर। तो ये बता रहा है आपको, ये हाईलाइट का एक होटल चेन है। कहते हैं ये क्या लिखा हुआ, जरा पढ़िएगा। ये लास्ट में, यू आर अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट। पूरे पेपर में आपका रोल आ गया, हु यू आर अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट। सही है जनाब, आगे बढ़े। क्या कह रहे, द चीफ बिजनेस एनालिस्ट हैज आस्क्ड यू, किसको लिख रहे, whom you are reporting to, चीफ बिजनेस एनालिस्ट। प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनालिसिस। अब ये 3 मार्क्स का क्यों है सर, ये पुराना फॉर्मेट, ठीक है जी। नेक्स्ट, the board of highlight has identified using the fact sheets referred in the above relevant information prepare a report। ऊपर वाले में क्या प्रिपेयर करना था सर, प्रिपेयर अ ब्रीफिंग पेपर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्ट अ प्रेस रिलीज, ठीक है, फॉलोइंग अ सब्सिक्वेंट इवेंट। आपने किसके लिए लिखना है ये भी बता रहे, टू क्रिटिसिज्म ऑफ असेसिंग द सोशल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट हाईलाइट प्रपोज ऑफ द इन्वेस्टमेंट रीअश्योरिंग द स्टेक होल्डर्स ऑफ द हाईलाइट। अब ये किसको लिख रहे हो आप, स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। स्किल कौन सा टेस्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल। द फाइनेंस डायरेक्टर किसको लिख रहे हो, क्या बनाना है, ब्रीफिंग पेपर। स्किल कौन सा टेस्ट हो रहा है, एंड हु यू आर पहली लाइन में लिखा हुआ है। सर आपके सामने चीफ बिजनेस एनालिस्ट हैज आस्क्ड यू, क्या बनाऊं, रिपोर्ट बनाओ, कौन सा स्किल, स्केप्टिसिज्म स्किल। फाइनेंस डायरेक्टर हैज आस्क्ड यू, कौन पूछ रहे हैं, फाइनेंस डायरेक्टर, क्या बनाना है, प्रेजेंटेशन स्लाइड, कौन सा स्किल टेस्ट हो रहा है, कमर्शियल। देखिए मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ कि ये तमाम के तमाम एग्जाम को इस वक्त यहाँ पर सॉल्व करना इतना मुश्किल, इतना डिफिकल्ट एरिया नहीं है। The only thing that you need to keep into your mind, the only thing that you need to keep into your consideration is कि आपको हर चीज पता हो। देखिए ये टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स है, ये अगर आप मुझसे पूछें
ये टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स है जो पूरे एग्जाम में आप पढ़ेंगे। सॉर्ट है, टोज है, पेस्टल है, डाइवर्सिटी है, पॉटर वैल्यू चेन है, चेंज एनालिसिस है, कर्ट लेविन का मॉडल, पॉटर 5 फोर्स मॉडल, एसएफए मॉडल, पॉटर डायमंड मॉडल, एंड्स ऑफ ग्रोथ मॉडल, बीसीजी मॉडल, रिस्क मॉडल, एथिक्स, ई मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, डेटा एनालिटिक्स, इंटरनल ऑडिट, कल्चरल वेब एंड मेंडलोस मैट्रिक्स मॉडल। हाँ, वो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है ना, इसके साथ स्लैश है। तो आप सोचिए कितने सारे मॉडल्स है जो आपको साथ में मेरे कवर करना है। ठीक है, कवर करना हमारा काम है। आपको 110 घंटे की क्लासेस के अंदर टोटल सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, लेकिन शर्त यह है कि आप उस सिलेबस के साथ मेरा साथ देते। एक चीज जो कि मैं आखिरी के 10-15 मिनट आपसे लूंगा और फिर हम वाइंड अप करेंगे। नंबर 1, सर सिलेबस आपका कंप्लीट होगा 15 डेज बिफोर 3 तारीख एग्जाम। सिलेबस आपका कंप्लीट होगा विद प्रैक्टिस 15 डेज के अंदर। 15 डेज के अंदर जो आखिरी के, वो जब प्री सीन आएगा ना, तो आपकी तकरीबन 30 to 35 आवर्स की प्री सीन की वर्कशॉप। दिस इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग न्यू। ये वर्कशॉप मैं आपको फिर बताता हूँ। मुझसे कोई बोले सिलेबस 1 महीना पहले खत्म कर दे, आप कहीं और से पढ़ लो, नहीं पढ़ा सकते। आप बोले सर मुझे सिलेबस 15 दिन पहले खत्म कर दो, नहीं पढ़ा सकते। सिलेबस और वर्कशॉप मिलाकर आपके एग्जाम से 3 दिन पहले छोड़ूंगा, लेकिन इसके अंदर आपके पास तमाम की तमाम चीजें इंक्लूडेड है। मतलब सर इसके अंदर आपके पास थ्योरी मौजूद है, प्रैक्टिकल मौजूद है, प्रैक्टिस मौजूद है, पास पेपर्स मौजूद है, प्री सीन मौजूद है, एनालिसिस मौजूद है, मॉक एग्जाम मौजूद है। क्लास के अंदर 7 to 8 कंप्लीट पास पेपर्स लिखे हुए मौजूद है। इसके बाद घर जाके करना क्या, जब हर चीज दे दी, जब हर चीज आपने बस 6-7 पास पेपर घर पे सॉल्व करना है, 8 पास पेपर मेरे साथ सॉल्व करना है, 12-15 पास पेपर करके घर से चले जाना है, पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा। शर्त ये है कि लिख के दिखाना। अगर रेडी नहीं हो, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ काम करने का तरीका यही है कि यू हैव टू डू पास पेपर्स। इफ यू डोंट वांट टू डू, इट्स ओके, यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस। अगर आप मेरे साथ पास पेपर नहीं करेंगे, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। मैं आपको बोलूंगा यार आप रिफंड में घर चले, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ाना मुझे। यू हैव टू सॉल्व पास पेपर्स। नंबर 1। फिर एक चीज और सुन ले, क्योंकि ये पास पेपर्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। हमारी क्लास के जो डेज होंगे ना, वो होंगे वेडनेसडे, फ्राइडे, नहीं सॉरी, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और ये जो डेज होंगे ये हमारे ये टाइम जो होगा ये होगा हमारा 6:30 to 9:15 तक। 9:30 से ऊपर नहीं जाते। अच्छा, फिर ये होगा पहले महीने। सेकेंड मंथ में हम एक दिन और ऐड करते हैं, जैसे ही रिजल्ट आएगा ना एक दिन और ऐड करेंगे। फिर थर्ड मंथ में एक दिन और, तो हम आखिरी के दिन में 5-5 दिन भी मिलेंगे। देखिए सिलेबस ज्यादा है, प्रैक्टिस ज्यादा है, क्या करें मजबूरी। यार शुरू से ज्यादा करेंगे ना, जब आपका रिजल्ट आएगा ना उस वक्त तक फिर बच्चा वैसे ही ट्रेंड ही नहीं हो। मतलब अभी तो आप इस सेंस में होंगे कि पुराना पेपर पास होगा या नया पेपर पढ़ोगे। तो अगर मैंने एक दफा ऐसे किया, तो शुरू से ज्यादा रखा, सर यार सर यार सर, जैसे ही रिजल्ट आया यार इतना पढ़ा दिया आपने, फायदा क्या हुआ, पेपर तो फेल हो गया मेरा पुराना, मैं तो पुराने में वापस आ रहा हूँ। तो जब तक आपका वो डर खत्म नहीं हो जाता ना, मैं आपको उस जहाज पे नहीं बैठा सकता, वरना आपका वो जहाज इंडिया वाला बन जाएगा, खुदा ना खास्ता नीचे आ जाएगा। जॉब और ओबीयू, ओबीयू तो फिर अगली अटेम्प्ट में है ना। हाँ क्लासेस कर सकते हो, लेकिन अभी दे नहीं सकते आप। हाँ सबमिट तो बात उसी, वो हो सकता प्रॉब्लम ओबीयू के साथ प्रॉब्लम। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा यार आप सबने ग्रुप पे ऐड होना है। मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख रहा हूँ, अभी चाहे आप रजिस्टर्ड है नहीं, आपका ग्रुप में ऐड होना बहुत जरूरी है। +9236 6203। मेरा नाम बिलाल है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे जो टीएसए के बाहर से, तुम तो यही हो। अच्छा, तो ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है। आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना है, तो मैं आपको ऐड करूंगा ग्रुप पे। इररिस्पेक्टिव कि आपकी पेमेंट हुई है नहीं हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपने ग्रुप में एटलीस्ट अभी ऐड होना है, बिकॉज मैं अपने हैंडआउट्स ग्रुप पे शेयर करता हूँ, और साथ ही साथ आपको जो फिजिकल क्लासेस वाले होंगे उनको हैंडआउट प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। हाँ, ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। मुझे ये बताएं, कोई सवाल अभी इस वक्त, देखिए मैंने पूरा एसबीएल को आपके सामने खोल के रखा, कोई आपका सवाल इस वक्त है ऑनलाइन वालों का, फेस टू फेस वालों का, तो आप लोग मुझसे, ताकि मुझे क्लैरिटी आ जाए कि आपने कोई चीज मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता सकता। क्लास के बाद घर पे कितना टाइम देना चाहिए? यार देखिए, शुरू में तो आपको नहीं देना होगा, शुरू में तो बस ये है कि जो थ्योरी का एरिया मैंने पढ़ा दिया वो रिटेन करना है। अच्छा, याद कुछ नहीं करना, याद नहीं करने बैठ जाना कि मैं मॉडल को रट्टा लगाने बैठ जाऊं, बिकॉज रट्टा रटाया मॉडल आप नहीं चला सकते। आपने सिर्फ सिंपल काम क्या करना है, आपको पेस्टल का पता चल गया, आपने कहा ठीक है जी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, आप पांचों एरियाज में डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। आप सॉर्ट का आपको पता चल गया, आपको पॉटर वैल्यू चेन का पता चल गया, आपको पता चलना चाहिए बस। सर जैसे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के एडवांटेजेस पूछ लिए एग्जाम में, तो वो फिर पॉइंट्स कुछ याद नहीं करेंगे? नहीं, वो सिनेरियो से कनेक्टेड, आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में 6 कैपिटल है। अब वो 6 कैपिटल का पता है ना, मैन्युफैक्चर कैपिटल क्या है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो, थ्योरी आपने रट्टे नहीं लगा। द गेम इज कि आपको वो कॉन्सेप्ट आपको दिए गए सिनेरियो से कनेक्ट, बस। जैसे बेसिकली हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, फैक्टरिंग यूज हो रहा है। जैसे एक सवाल आया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कंपनी का जो कैश बजट तो नेगेटिव आ रहा है। हाँ, अब उसने पूछा कि कौन सा फैक्टर है जो इसको बेटर कर सकते हैं। सही है। उसमें इसी तरीके से थ्योरी पढ़ के फैक्टरिंग अगर इसी पर आपका लेयर बेसिस हो रहा है और आपका, बिल्कुल, तो यही तो है। लेकिन देखिए, वो तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सवाल है ना, ठीक है, उसका तो ताल्लुक उस प्रैक्टिकल एरिया से। जो हमारा है ना, वो थ्योरी है ज्यादा, उसमें इतना ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है। उसमें आएगा प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहे हैं, कंपनी की गुडविल खराब हो रही है, कंपनी की मार्केटिंग खराब हो रही है, बताओ क्या सही है, कैसे सही है, ये सवाल है। इस तरह की चीज आ सकती, बस प्लीज एडमिन ग्रुप या नाम के साथ ऐड लिख दें SBL 2025, ठीक है जी। और कोई सवाल है किसी का इससे रिलेटेड तो पूछ लो मुझसे, एनी क्वेश्चन दैट यू वुड वांट टू। पास पेपर की कोई ऐसी चीज है जो कनेक्टेड है, जो हम प्रीवियस पेपर्स हम पास आउट करके आए हैं? यार, पास पेपर की कोई भी चीज कनेक्टेड नहीं है, पास पेपर्स के अंदर टॉपिक कनेक्टेड, मतलब देखो, क्योंकि थ्योरी है ना, थ्योरी का जैसे लास्ट अटेम्प्ट में शू की कंपनी आ गई, उससे लास्ट अटेम्प्ट में हिस्टोरिक प्लेसेस की कंपनी आई, उससे लास्ट अटेम्प्ट में एक एरोप्लेन कंपनी आई, उससे लास्ट अटेम्प्ट में एक और कंपनी आई, एक गद्दे की कंपनी आई जो मेट्रिक्स, उससे लास्ट अटेम्प्ट में एक जो है वो हाँ, एक क्लब आया, एक फुटबॉल क्लब आया। तो ये सारा मसला, ये जो आपकी इंडस्ट्री है ना, उससे रिलेटेड। अब कौन सा मॉडल कब लगेगा, ये फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि किसी प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उससे उसकी गुडविल खराब हो जाए, हाँ, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एस्पेक्ट बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप कहोगे सर ये वाला सवाल तो मैंने एक और जगह भी किया था, वो भी इन्वेस्ट कर रहा था, ये तो वैसा ही है। बट सवाल में जो टेक्निकल एरिया दिया हुआ होगा, जो प्रोजेक्ट दिया हुआ होगा, वो डिफरेंट होगा। एक जगह शू की इन्वेस्टमेंट थी, एक जगह शिप की इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकता है, मॉडल चेंज हो। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी ऑनलाइन बच्चे का सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछे। रियल एस्टेट कंपनी में मतलब तो किस, हाँ, बहरिया के अंदर आप लगाए ना, बहरिया में आप मुझसे पूछे कि सर शॉर्ट एनालिसिस क्या है, तो मैं कहूंगा बर्बादी ही बर्बादी, कुछ भी नहीं बचा है ही नहीं। जिसने 1 करोड़ का प्लॉट लिया था वहां पे आज वो 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए पे आया। दुनिया कहते हैं दुबई, कराची का दुबई हालात ऐसे करना चाहिए इन्वेस्ट अभी अच्छे टाइम। मैं कहता हूँ इससे नीचे आ जाएगी, बिल्कुल नहीं करेगा, कुछ बचा ही नहीं है ना। नहीं, वो खैर उस पर बाद में करेंगे। बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों का कोई सवाल है मुझे बताइए, कोई भी चीज ऐसी जो आपको क्लियर ना हुई है तो प्लीज मुझसे बात करें, मुझे बताएं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट यू वुड वांट मी टू कनेक्ट, तो मैं आपको बता सकता हूँ। सबको सारी बातें क्लियर हो गई? ये मेरा नंबर आपने नोट कर लिया है, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना है, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। आई होप टू सी यू ऑल इन द वेडनेसडेज क्लास। इंशाल्लाह अब हम वेडनेसडे को मुलाकात करेंगे। कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप जो है वो तमाम चीज़ों को मेरे साथ साथ कवर करें। देखिए, चाहे कोई भी टीचर हो, द ओनली थिंग दैट यू वुड लुक फॉर इज द पेपर करेक्शन सिस्टम।
अगर हम आपके पेपर करेक्ट करते हैं या कोई भी टीचर का पेपर करेक्ट करते तो वो बेस्ट टीचर। टिकट में क्या रिलेटेड होता है? बिल्कुल होते हैं। लेकिन आप फिजिकली ले, हाँ आप फिजिकली ले, आपका केस डिफरेंट। ठीक है जनाब, यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। Wednesday 9:30 जी नहीं 6:30।